गूगल पे मोस्ट सर्च्ड टर्म वाज एंट्री हेयर लॉस शैम्पू। एंटी हेयर लॉस शैम्पू है, वो पूरा मार्केटिंग गिमिक है। कोई शैम्पू हेयर फॉल प्रिवेंट नहीं कर सकता कभी भी। देयर इज एवरीवेयर ऑनियन। ऑनियन का जूस लगा रहे हैं हम लोग, ऑनियन का स्प्रे लगा रहे हैं। नहीं, ऑनियन का कोई रोल नहीं है, ये मार्केटिंग गिमिक्स पूरा। और एक चल रहा है आदिवासी हेयर। लास्ट 2-3 महीने से हमारे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल लगाने के बाद बहुत कम हो गए और बाल बहुत गिरने लगे। बियर्ड 16 साल में आ रही है और बाल 25 साल में जा रहे हैं। 53% लोग जो 25 की अंडर के एज के हैं उनमें हेयर थिननेस की प्रॉब्लम पाई गई है। इज इट समथिंग दैट पीपल शुड वरी या फिर हेयर थिनिंग इज अ बिट कॉमन? हेयर थिनिंग बिल्कुल कॉमन नहीं है। 3 चीज़ हेयर ग्रोथ पे बहुत असर करती है, उसमें से मेजर रोल है स्मोकिंग का। मतलब जिन लोगों की हेरिडिटरी प्रॉब्लम है क्या वो कुछ कर सकते हैं? अभी हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो फादर को 35 को स्टार्ट हुआ है तो बच्चों में 25 को स्टार्ट हो जाता है। और उसके भी आगे क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, वो तो हम देखेंगे आगे। यू मीन मोस्ट ऑफ द केसेस है? कुछ केसेस? सब में या बहुत सारे लोग इंडिया से, यूएस से, इवन यूरोपियन कंट्रीज से टर्की जाता है। तुर्की आजकल मेडिकल टूरिज्म ट्रांसप्लांट का बन गया है। तुर्की में क्या है कि वो लोग 2000 यूरो पूरा एक पैकेज देते हैं, होटल स्टे, इंग्लिश स्पीकिंग गाइड, कार देते हैं, ट्रांसप्लांट करो, 2 दिन घूमो, क्वालिटी देखो ना, तो ट्रांसप्लांट बहुत बेकार पड़ेगा। हेयर ट्रांसप्लांट का एवरेज कॉस्ट क्या रहता है? व्हाट इज द राइट एज फॉर हेयर ट्रांसप्लांट? लोगों को ये कब पता चलेगा कि अभी मेरी जो नेचुरल ट्रीटमेंट है वो सब अभी वो बंद हो गए हैं एंड नाउ ओनली हेयर ट्रांसप्लांट इज द ऑप्शन? वेरी गुड क्वेश्चन। 53% लोग जो 25 की अंडर के एज के हैं उनमें हेयर थिननेस की प्रॉब्लम पाई गई है रिसेंट सर्वे में। सो वी हैव वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर बैक ऑन द शो। हमने एक स्किन का एपिसोड भी किया था सर के साथ, एपिसोड 3। तो सर इज बैक ऑन द शो। डॉक्टर हर्षित राणपरा राजकोट से है और वी आर डूइंग अनदर स्पेशल एपिसोड जो सर की स्पेशलिटी है हेयर ट्रांसप्लांट। ओके। वेलकम टू द शो अगेन सर। अरे थैंक यू अर्जुन। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। जस्ट टू बिगिन द एपिसोड, ये एपिसोड का मोटिव ये है कि बहुत सारे यंगस्टर्स में इन देयर 20s अभी बियर्ड 16 साल में आ रही है और बाल 25 साल में जा रहे हैं। राइट। तो मेन मोटिव यही है एपिसोड का कि एक सिंप्लीफाई कर दे। जैसे कोई अगर कोई अपने 20s में है जस्ट लाइक मी एंड और उसको एक्सपीरियंस हो रहा है हेयर थिननेस का या हेयर लॉस का, तो जस्ट सिंप्लीफाइंग थिंग्स कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या घर पे करना चाहिए, क्या मिथ्स है, कौन-कौन सी चीज़ों से हेयर लॉस होता है। तो बहुत एक ये एजुकेटिव पर्पस से बनाना है एपिसोड। सो स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग कि 20s के दौरान या फिर अंडर 25 के पेशेंट्स के आपके पास आते हैं अभी क्लिनिक पे? अभी आपको मैं एक बात बताऊं कि जैसे फादर को टाल है तो बच्चे में आने के चांसेस है। हेरिडिटरी आ सकता है, आएगा ही ऐसा कंफर्म नहीं है, आ सकता है। लेकिन फादर को जिस एज पे स्टार्ट हुआ है, जैसे उसको 35 पे स्टार्ट हुआ, तो हम एक पीढ़ी नीचे आए तो बच्चों में उसको 1 डिकेड अर्लियर स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो तो बच्चों में फादर को 35 को स्टार्ट हुआ है तो बच्चों में 25 को स्टार्ट हो जाता है। और उसके भी आगे क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, वो तो हम देखेंगे आगे की पीढ़ी मतलब यू में। मीन मोस्ट ऑफ द केसेस है? कुछ केसेस? सब सब में? में या वाओ! मतलब जिन लोगों की हेरिडिटरी प्रॉब्लम है क्या वो कुछ कर सकते हैं मतलब टू प्रिवेंट दैट? हाँ, अभी हम शुरू से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। हाँ, ये भी जो हेयर फॉलिंग है, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं, एक पैटर्न हेयर लॉस रहता है पूरा। ये इतना जो पार्ट है ना वो ही जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा कभी भी। तो वो ओके। पैटर्न हेयर लॉस है वो, और वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एंड्रोजन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड्रोजन्स मीन्स आपके जो हॉर्मोन्स है, वो हॉर्मोन्स यहाँ पे बाल को थीन पतले बनाते हैं और धीरे धीरे वो गिर जाते हैं और पूरी टाल पड़ जाती है। तो ये जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है वो 1 डिकेड अर्लियर दिखाई दे रहा है अभी आजकल। ओके इन द 20s। या पर बहुत सारे लोगों में हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि आपने बोला कि ये पार्ट पर बहुत सारे लोगों को ये पार्ट भी नहीं होता, मतलब पूरा यार हाँ कंप्लीटली हाँ, वो तो मीन्स हेयर फॉल के काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया तो वन ऑफ द रीज़न है। ओके। उसके बाद काफ़ी और भी रीजंस हो सकते हैं, तो उसमें तो मेडिसिन वगैरह से आ जाते हैं।
उसमें सब में हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक्सेप्ट हेरिडिटी अगर हम हुँ, बात करें तो मेजर मेजर प्रॉब्लम क्या है हेयर फॉल का? अच्छा हेयर फॉल के काफ़ी सारे रीज़न्स रहते हैं। 70% रीज़न्स है वो टीलोजन इफ्लुएंस स्टेज होता है। टीलोजन इफ्लुएंस क्या है कि जैसे बुखार है, हाई ग्रेड फीवर, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड के बाद भी ये बहुत दिखाई दिया था। तो वो सब ऐसी कोई भी कंडीशन है, तो उसके 2 से 3 महीने के बाद एक सीवियर हेयर फॉल का स्टेज आएगा। तो उसको तो हम जैसे विटामिन्स देते हैं, उसका लगाने का स्प्रे, पेप्टाइड्स वगैरह स्प्रे आते हैं, वो देते हैं। 3-4 महीने का कोर्स करवाते हैं, पीआरपी प्रोसीजर है, वो करते हैं, तो उससे ठीक हो जाता है और उसके बाद वो लोग ट्रीटमेंट बंद कर दें, तो भी चलता है, बाद में कोई इश्यू नहीं होता। अगर फिर से कोई ऐसा स्टेज आए, जैसे कोई सर्जरी हुआ, कोई एकदम स्ट्रेसफुल एपिसोड हुआ, कुछ विटामिन्स की कमी हो गई, या तो फीमेल में जैसे कोई स्ट्रेटनिंग, केराटिन वगैरह कुछ प्रोसीजर्स किए, तो वो सब रीज़न्स भी होते हैं हेयर फॉल के। तो मतलब ये कुछ कोई डिसीज़ या कोई प्रोसीजर्स के बाद के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो टेम्पररी हेयर लॉस करते हैं। टेम्पररी होते हैं। पर जिन लोगों में लेट्स से कि 20s में हमने बात की कि हेयर लॉस स्टार्ट होता है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो आपके पास क्लिनिक में आते हैं, उनका मेजर रीज़न वो उसका क्या होता है? परमानेंट हेयर थिनिंग या परमानेंट हेयर लॉस का? हाँ, मीन्स 70% तो ये टीलोजन इन्फ्लुएंस स्टेज रहता है। ओके। 20% जो होता है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया रहता है, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस हम बोलते हैं। मतलब जो ये पार्ट हाँ, आपने बताया, हाँ, वो ये पार्ट धीरे-धीरे नहीं जाने चलता। वाला है, हाँ। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ओके। और 10% केसेस में सम डर्मेटोलॉजिकल डिज़ीज़ रहते हैं, जैसे एलोपेशिया एरिएटा है, जिसको हम गुजराती में उंदरी बोलते हैं, कि पैचिस पड़ जाते हैं और धीरे-धीरे पैचिस बढ़ते जाते हैं। तो वो उसमें भी 2-3 उसके टाइप्स रहते हैं, जैसे एक सिकाट्रिशियल एलोपेशिया है, एक नॉर्मल एलोपेशिया है। सिकाट्रिशियल में हेयर फॉलिकल डेड ही हो जाते हैं, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉर्मल जो एलोपेशिया एरिएटा है, तो वो तो दवाई से ठीक हो सकता है। तो हाउ मच हेयर लॉस इज़ कॉमन? मतलब मैंने जो इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था उसमें बोल रहे थे कि लाइक 50 टू 100 हेयर्स अ डे का लॉस होना इज़ कॉमन, सो इज़ दैट्स इट वेरी ट्रू? कॉमन, या डेफिनिटली इट्स वेरी ट्रू। तो घर पे मैंने जैसे आपको पहले भी पूछा कि कोई यंगस्टर है मेरे जैसा 20s में या इवन कोई 30s में भी है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि नाउ इट्स टाइम टू विजिट द डॉक्टर, अभी जाना चाहिए? ओके, यूजुअली क्या है कि हमारे स्काल्प में 1 लाख हेयर फॉलिकल रहता है और उसमें से हेयर फॉलिकल है ना, वो 3 स्टेज में से पास होता है। एक ग्रोइंग स्टेज है, उसमें वो बढ़ते ही जाएँगे हेयर। फिर एक ट्रांजिशनल स्टेज आता है, उसमें हेयर साइकिल चेंज होता है और तीसरा एक रेस्टिंग स्टेज आता है कि उसमें हेयर फॉलिकल वो 3 महीना रेस्टिंग स्टेज में ही रहेगा। तो कुछ भी इधर जैसे इंसल्ट हुआ, कोई स्ट्रेसफुल एपिसोड बना, या तो हाई ग्रेड फीवर आया, या तो कोई मेडिसिन लिया, या तो कोई विटामिन्स की कमी हुई, या तो कोई हार्मोनल चेंजेस हुए, थायराइड वगैरह, तो हेयर फॉलिकल है वो सडनली साइकिल चेंज कर देगा। तो वो टीलोजन स्टेज में चला जाएगा, रेस्टिंग स्टेज में। वो 3 महीना रेस्टिंग स्टेज में रहता है और उसके बाद स्टेज चेंज होता है ना, तब वो नया जो हेयर ग्रो होता है, वो पुराने को पुश करता है, पुराना हेयर फॉल होता है। तो एट ए टाइम 0.01% हेयर फॉलिकल टीलोजन स्टेज में रहता है। तो 1 लाख का आप 0.01% गिनो तो 100 हेयर पर डे होता है। तो ओके। जब तक 100 हेयर पर डे हेयर फॉल होता है, तब तक नॉर्मल है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मोर देन 100 हेयर फॉल हो रहा है पर डे, देन यू हैव टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो वो लोग घर पे ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं? क्योंकि इफ यू आर नॉट गोना गो एंड चेक लाइक हाउ मेनी हेयर्स आर प्रैक्टिकली यू कैन काउंट। काउंट तो लो नहीं कर थंब सकते। रूल मतलब प्रैक्टिकली हम देखने जाए तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? हाँ, जैसे काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको फील होगा कि नहीं, ये एक्सेसिव हेयर फॉल है। जैसे सबसे ज़्यादा हेयर फॉल हेयर वॉश के टाइम रहता है, तो पूरा जैसे बाथरूम का जो भर जाता है, पानी जाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। फिर सेकंड, आप जब कॉम्बिंग करते हो तब आपको फ़ील होता है। फिर कई लोगों को तो जैसे सुबह में उठते तो पिलो में दिखते हेयर। तो ये सब साइंस है कि अब आपको जाना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। राइट। हेयर थिनिंग में भी क्या कोई सेम इशू है? हेयर थिनिंग मतलब इज इट समथिंग दैट पीपल शुड वरी
या फिर हेयर हाँ। थिनिंग इज बिट कॉमन और तभी ना डॉक्टर के ना पास ना, जाने की हेयर जरूरत? थिनिंग बिल्कुल कॉमन नहीं है। हेयर थिनिंग में क्या होता है कि हेयर फॉल आपको दिखता नहीं है, हम्म। लेकिन जो आपके बाल है ना, वो धीरे धीरे थीन होने लगते हैं। और एक ही फॉलिकल में जैसे 3-3 हेयर निकलते हैं, उसमें से 2 हो जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं। तो आप जैसे हेयर ऑयल करते हो तो स्काल्प दिखाई देने लगता है। पहले जैसे स्काल्प दिखता नहीं था, लेकिन अब आप जैसे हेयर ऑयल किया है तो पूरा स्काल्प दिखाई देगा। तो उसका मतलब है कि आप थिनिंग के शिकार हो रहे हो। और थिनिंग यूजुअली ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में होता है, जो मेल पैटर्न बढ़ने से, हार्मोन्स की वजह से, उसमें थिनिंग होता है। तो आपको जैसे पता नहीं चलता, लेकिन कोई आपको बताएगा कि तेरा पीछे तो बहुत थिनिंग हो रहा है। जैसे आज से 15 साल पहले मेरी वाइफ ने मुझे वार्न किया था कि तेरा थिनिंग हो रहा है। और तब मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स थे पुणे के, बहुत बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट है और ट्रांसप्लांट सर्जन है। तो उसको भी दिखाया, उन वो दोनों ने बोला कि नहीं सर, आप चिंता मत करो, थिनिंग नहीं है। तो मैं आराम से, नहीं तो एक बार तो मैं भी डर गया था बहुत थिनिंग का नाम सुन के। बीइंग अ ऐसा डॉक्टर। या ऐसा है। करेक्ट। तो मतलब अगर डॉक्टर के पास कोई, लेट्स से आई एम अ पेशेंट, मेरा हेयर थिनिंग हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट मार रही है, तो मेरा स्कल्प भी दिख रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं, एंड इफ आई कम टू यू, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू विद सच पेशेंट्स? ओके, फर्स्ट थिंग हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसमें पूरे ब्लड रिपोर्ट्स देखते हैं। फिर एक डर्मास्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है कि जो हायर मैग्नीफिकेशन पे हमको एग्जैक्ट सिचुएशन दिखाता है। तो उसमें हम टेस्टिंग करते हैं कि पैटर्न क्या है पूरा उसका, और उस हिसाब से पहले डायग्नोसिस होता है और उस हिसाब से पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। 1 महीना जैसे दवाई किया, 10 में से 5 लोगों को दवाई से फ़र्क हो जाता है। 5 पीपल ऐसे भी निकलते हैं कि जिसको थोड़ी प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी सारी प्रोसीजर्स है उसमें। पीआरपी आजकल बहुत पॉपुलर है, प्लाज्मा थेरेपी। सेकंड जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सनट्रेट, वो भी पॉपुलर है एकदम। फिर नई थेरापीज़ जैसे QR678 एक्सोसोम्स, काफ़ी सारे हैं, वो तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन उसमें भी अगर जाना पड़े तो हम पेशेंट को, लेकिन पेशेंट के हमारा गोल ये रहता है कि एक हेयर फॉल कम हो जाए, डेंसिटी बढ़ जाए और पेशेंट का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, वो मेन है। क्योंकि जैसे थिनिंग होगा ना, तो यंगस्टर्स में तो कॉन्फिडेंस उसका बहुत डाउन हो जाता है। करेक्ट। ऐसा। स्पेशली आई गेस इन इंडिया, क्योंकि अभी वेस्ट में जो एक टर्म चल रहा है कि बॉल्डनेस इज सेक्सियर, जो मतलब वो इंडिया में नहीं है, जो लोग वो फेस कर रहे हैं उन लोगों को ही पता है कि क्या लो कॉन्फिडेंस है उसका। यस यस। राइट। और ग्रेइंग हेयर का भी प्रॉब्लम इज वेरी इंक्रीजिंग रैपिडली या इन योर 20s स्पेशली। राइट। तो उसका भी क्या सेम रीजन है, या दैट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट रीजंस? ग्रेइंग है ना, वो आजकल, पहले 40 के बाद ग्रेइंग दिखाई देना स्टार्ट होता था। अब तो 15 या 20 ईयर्स की एज में भी दिखाई दे देता है। और जैसे 1-2 बाल ग्रे होते हैं ना, तो पेशेंट, मदर फादर पेशेंट को लेके आता है और हम उसको पूछते हैं ना कि तेरे फ्रेंड सर्कल में से कितने का ग्रे हेयर है, तो वो बोलता है कि सबको दिखाई दे रहा है। तो अभी तो बहुत कॉमन हो गया है छोटी उम्र में। और उसका मेन रीज़न एक ये है कि एक कैल्शियम पेंटोथेनेट विटामिन है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये ग्रेइंग स्टार्ट हो जाता है। बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है, B12 डेफिशिएंसी, D3 डेफिशिएंसी, वो भी ग्रेइंग का रीज़न है। फिर एक्सेसिव सन एक्सपोज़र है, आपको जैसे एक्सेसिव डैंड्रफ वगैरह हो रहा है, वो भी ग्रेइंग के रीज़न्स है। बाद में आपकी जो लाइफ़स्टाइल है और डाइट मेन, आजकल जंक फूड बहुत लोग खा रहे हैं, प्याज लहसुन वो भी बहुत खा रहे हैं, तो वो भी ग्रेइंग के रीज़न्स हो सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि ओवर द इयर्स जो चेंजेस हुए हैं आफ्टर 40, जो ये ग्रेइंग आ रहा था अब 15 और 20s के लोगों में आ रहा है, आ रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल लाइफ़स्टाइल मेनली? का या मेजर रोल है उसमें। एंड क्या वो ट्रीटेबल है अगर डॉक्टर के पास जाए तो? प्रीमेच्योर ग्रेइंग, वो अगर इनिशियल स्टेज है, जैसे 2-3 बाल ही दिखाई दे रहे हैं, तो उसके रिवर्ट होने के चांसेस है। लेकिन एक स्टेज से जैसे आगे बढ़ गया, उसके बाद तो हम बोलते हैं कि ये जो हो गया है वो हो गया। हाँ, अब हम प्रिवेंट ही कर सकते हैं।
ओके। उसको हम ब्रेक लगा सकते हैं, अगर आगे ना बढ़े वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो हो गया वो रिवर्ट नहीं होगा। तो बेसिकली 15-20s के बच्चों में भी जो वो आ गया हाँ, एक्सेसिव वाइटनिंग और ग्रेइंग है अर्ली एज में, तो वो भी अनप्रिवेंटेबल है। हाँ, वाओ! क्योरेबल नहीं है। राइट। थोड़े रीजंस पे मैं बात करना चाहूँगा कि क्यों हेयर लॉस होता है। थोड़े शायद इनमें से मिथ्स भी है, मेड अ लिस्ट। सो जेनेटिकल हेयर लॉस के बारे में हमने बात कर लिया। सेकंड, वेरी कॉमन इन यंगस्टर्स इन इंडिया टुडे, सिगरेट्स, स्मोकिंग ऑफ वेप्स, हुक्का एंड ऑल द रीजंस। उसका और हेयर लॉस का क्या रिलेशन है? नहीं, नहीं, 3 चीज़ हेयर ग्रोथ पे बहुत असर करती है। उसमें से मेजर रोल है स्मोकिंग का, सेकंड है टोबैको एंड थर्ड है अल्कोहल। ओके। तो जैसे हम हेयर ट्रांसप्लांट करना है ना, तो अगर पेशेंट स्मोक कर रहा है तो उसको हम 15 दिन पहले स्मोकिंग बंद करने का बोल देते हैं, और 3 महीने तो स्मोकिंग नहीं करना, ऐसा बोलते हैं, अगर आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए तो। क्योंकि स्मोकिंग है ना, वो जो माइक्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर है ना, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो हेयर फॉलिकल को वास्कुलराइजेशन जो प्रॉपर मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। जैसे पौधे को अच्छा पानी नहीं दिया आपने, तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। वैसे ही हेयर फॉलिकल को ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिला, तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो स्मोकिंग तो मेन रीज़न है। सेकंड है टोबैको। टोबैको ये आजकल राजकोट, सौराष्ट्र में फाकी बहुत कॉमन है, फाकी का, तो वो भी हम बंद करने का बोलते हैं। और टोबैको तो हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो 1 वीक पहले स्ट्रिक्टली बंद करवाते हैं, क्योंकि टोबैको अगर ले रहा है तो हम जब एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो उसका इफ़ेक्ट भी जल्दी नहीं आता है। हमको ज़्यादा डोज़ देना पड़ता है एनेस्थीसिया का। और थर्ड अल्कोहल है, ओकेजनल चलता है पर, लेकिन जो रेगुलर अल्कोहल कंज्यूमर है, तो उसको भी हम अल्कोहल स्टॉप करने का बोल देते हैं। ये सभी सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं, या हेयर हेयर लॉस? ट्रांसप्लांट नहीं, हेयर लॉस में भी उसका इतना ही रोल है। ओके, राइट, करेक्ट। सेकंड वन इज वेट लॉस और हेयर लॉस, जो क्रैश डाइटिंग करता है लोग, राइट, राइट। उसका क्या रिलेशन है? वेट लॉस अगर आपको करना है तो आप डाइटिशियन के गाइडेंस के नीचे करो, अपनी तरह से मत करो, क्योंकि डाइटिशियन के गाइडेंस के हिसाब से करोगे तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड करेगा, किसी कोई न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी नहीं हो जाएगी। तो अगर आपने क्रैश डाइटिंग किया है तो पीछे पीछे वो टीलोजन स्टेज आएगा ही, हेयर फॉल का स्टेज आएगा ही, ऐसा है। राइट, करेक्ट। मूविंग ऑन, तीसरा है जो अगेन वेरी कॉमन इन यंगस्टर्स, जो हेयर ड्राइंग है, वैक्स है, प्रोडक्ट्स है, सीरम्स यूज़ करते हैं, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स है, राइट। इवन एंटी हीट स्प्रेज हैं, वो सब यूज़ करते हैं बिफोर अप्लाइंग वैक्स एंड ऑल। तो ये सब से भी क्या हेयर लॉस अफेक्ट होता है आपका? हाँ, वैसे मैं बोलूँगा कि जैसे स्ट्रेटनिंग केराटिन जो प्रोसीजर्स है ना सैलून में, वो बहुत डैमेज करती है। ओके। वैक्स या तो सीरम, या तो कंडीशनर, या तो ये जो स्प्रे आप बोलते हैं स्टाइलिंग स्प्रे, वो इतना डैमेज नहीं करते। तो वो हम पेशेंट को अलाउ करते हैं कि वो आपको अगर शौक है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप ड्रायर लगाते हो, हर रोज़ कोई किसी को आदत है ड्रायर से बाल नहा धो सुखाने के आगे ड्रायर से सुखाएगा, तो उसमें भी एकदम हीट नज़दीक से नहीं करना है, थोड़ा दूर रख के और मीडियम हीट पे करना है। कितना दूर और रखना वो है? भी 6 to 7 इंच, ओके। और वो भी हर रोज़ ना करे तो अच्छा है, ऐसा। राइट। और जो वैक्स लगाते हैं, इज़ इट ऑल्सो सेफ? लाइक कुछ लोग हैं वो रोज़ वैक्स लगाते हैं, वैक्स और इज़ से देयर एनी लाइक डूज़ एंड डोंट्स फॉर अप्लाइंग वैक्स? नहीं, नहीं, वैक्स तो वैसे ही सेफ़ है, अच्छी ओके। प्रोडक्ट्स, अच्छी कंपनी, अच्छी क्वालिटी, सेफ़ है। राइट। ओके। मूविंग ऑन अगेन, टाइप्स ऑफ कॉम्स, आपने बीच में कॉम की बात किया कि जो मेन 3 रीज़न्स है जब आप बाल को हेयर फॉल मेजर करते हो, तो व्हाइल कॉम्बिंग, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्स का क्या हेयर लॉस में अफेक्ट होता है? हेयर लॉस पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, जो आइडियल कॉम्ब है ना, वो वुडन कॉम्ब होना चाहिए, और उसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, थिक, उसके दाँतें जो है थिक होने चाहिए, विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो स्टैटिक फ़ोर्स है ना, वो मैनेज हो जाएगा। कई लोगों के बाल ऐसे होते हैं कि एकदम रूखे-सूखे बाल हैं, जैसे सूख गए, उसके बाद कॉम्बिंग करेंगे तो झाड़ू जैसे लगेंगे पूरे। तो उसमें क्या स्टैटिक फ़ोर्स होता है, तो 2 नेगेटिव फ़ोर्स एक साथ आएगा तो वो एक दूसरे को अपोज़िट डायरेक्शन में धकेलेगा।
तो जो वुडन कॉम्ब है ना वो स्टैटिक फोर्स को प्रिवेंट कर दिए। तो हम्म। आइडियली वुडन कॉम्ब से आप कॉम्बिंग करो तो अच्छा रहेगा, मैनेजेबल रहेंगे बाल सब आपके। और फिर वो राउंड कॉम्ब्स भी आते हैं जो है स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है, या फिर कुछ कुछ लोग डेली भी यूज़ करते हैं। हाँ क्या हाँ उससे अफेक्ट होता है हेयर फॉल, या फिर इज दैट अगेन सेफ लाइक द वुडन हाँ। कॉम्ब्स? नहीं, राउंड कॉम्ब से क्या होता है कि उसमें ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है। ओके। तो एक कंडीशन है ट्रैक्शनल एलोपेशिया कि हम्म। जिसमें ये पंजाब में सिख लोगों में बहुत कॉमन है। वो लोग जो एकदम टाइट फेटा लगाते हैं ना, तो उससे पूरा ट्रैक्शन रहता है, तो आपकी हेयरलाइन पीछे चली जाएगी ट्रैक्शन की वजह से। तो राउंड कॉम्ब से अगर आपने बहुत अच्छे ट्रैक्शन देके किया है तो वो हो सकता है। तो वुडन कॉम्ब इज़ आइडियल। द नॉर्मल फ्लैट हाँ, वुडन फ्लैट कॉम्ब यू वुडन मीन? कॉम्ब, यस करेक्ट। यस। करेक्ट। उसके बाद अगेन जो हमने वेट लॉस की बात की उससे रिलेटेड ही है ये वाला, विच इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो फूड और इसका आपने बोला कि सीधा कोरिलेशन है या हेयर लॉस के लिए इट्स अ मेजर पार्ट। तो व्हाट आर द कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो आपके पास पेशेंट आते हैं उनमें रहती है, और हाउ डू यू ट्रीट देम? ओके, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे हम लोग प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का बोलते हैं। प्रोटीन का मेजर रोल है। बाल प्रोटीन से ही बनते हैं। जो हेयर का स्ट्रक्चर है वो पूरा प्रोटीन का बना हुआ है। और हेयर फॉलिकल है ना वो सबसे फास्टेस्ट डिवाइडिंग सेल है आप हमारे बॉडी का। तो जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो तुरंत ही आपके हेयर फॉलिकल के ग्रोथ पे असर आएगी। जैसे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो हीमोग्लोबिन कम हुआ तो उसके साथ साथ फेरिटिन एक आता है, वो भी कम होगा। फेरिटिन है वो है ऑक्सीजन का व्हीकल है, ऑक्सीजन हेयर फॉलिकल तक पहुंचाता है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगा तो आपका फॉलिकल का डिवाइडिंग रेट जो है वो कम हो जाएगा, और उससे भी तुरंत हेयर फॉल स्टार्ट होगा। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का तो बहुत मेजर रोल है हेयर फॉल में। तो व्हाट हम जो पहले इन्वेस्टिगेट करवाते हैं उसमें B12, D3, फेरिटिन और थायराइड डिसऑर्डर, वो 4 एकदम कॉमन है। सबसे पहले ये हम करवाते हैं लैब टेस्ट। करेक्ट। ओके। इसके बाद वन इज़ वेरी डिफरेंट, जो मैं रिसर्च के बाद इवन आई वाज शॉक्ड कि जो लोग हेलमेट पहनते हैं, रेगुलर बाइक राइडर्स है जैसे स्विगी जोमेटो वाले राइडर्स है, या फिर जिनका डेली का ट्रैवल बाइक पे है, वेरी द हेलमेट इन द हीट। तो क्या वो हेयर लॉस का एक कारण हो सकता है? हाँ, लंबे समय तक अगर आपने पहना तो हो सकता है। वैसे क्या है कि आप कंटिन्यूस हेलमेट पहनते हो तो पर्सपिरेशन ज़्यादा होगा, पर्सपिरेशन ज़्यादा होगा तो उसमें डेंड्रफ होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। डेंड्रफ होगा तो वो भी वन ऑफ द रीज़न है हेयर फॉल का। और अगर आपने कंटिन्यूस हेलमेट पहन रखा है तो ऊपर से जो ऑक्सीजन मिलता है हेयर को वो उसको नहीं मिलेगा, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो आजकल ये तो सब प्रोफेशनल हैज़ार्ड्स है, तो वो तो जैसे जैसे सब ग्रो हो रहा है उसके साथ आएगा ही, ऐसा है। यू हैव टू बी कंफर्टेबल टू लिव विद इट नाउ। यस यस। ओके, तो प्रॉब्लम्स की बहुत बात की, लेट्स कम टू द प्रिवेंशन नाउ। तो मार्केटिंग गिमिक है या सही है वो आप तय कीजिए, पर एंट्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू और एंटी हेयर लॉस शैम्पू, आर दे एक्चुअली गुड प्रोडक्ट्स, और आर दे जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक? ओके, एंटी हेयर लॉस शैम्पू है वो पूरा मार्केटिंग गिमिक्स है। कोई शैम्पू हेयर फॉल प्रिवेंट नहीं कर सकता कभी भी। एंटी डैंड्रफ शैम्पू है ठीक है, उसमें तो जो सिलिक एसिड वगैरह प्रोडक्ट्स है तो वो तो डैंड्रफ का क्योर हो जाएगा। लेकिन कोई भी शैम्पू से कभी हेयर फॉल प्रिवेंट नहीं होगा, वो एक पूरा मार्केटिंग गिमिक्स है, ऐसा है। तो क्यों ये सब मतलब अलाउ होता है? वो क्या ऐसा प्रोवाइड करते हैं शैम्पू में कि वो ऐसा मार्केटिंग कर सकते हैं? बिकॉज इफ इट इज़ कम्प्लीटली अनट्रू, देन आई बिलीव दे मस्ट बी बैंड बिकॉज ऑफ फॉल्स मार्केटिंग। देयर मस्ट बी अ लूप होल जो वो यूज़ करते होंगे। तो ऐसा क्या है एंटी डैंड्रफ शैम्पू की प्रॉपर्टी? एंटी डैंड्रफ में तो ठीक है, जो एंटी हेयर फॉल शैम्पू होता है ना उसमें वो लोग कैफीन एक डालते हैं। तो कैफीन का एक रोल होता है, लेकिन आप हमारा इंडिया का लॉ ऐसा है कि किसी को बैन नहीं कर सकते, किसी को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो एथिकली आप देखो तो वो हम कर नहीं सकते। तो एंटी हेयर लॉस शैम्पू का अगर कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट देखो तो उसमें जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। उसकी जगह आप जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो शैम्पू यूज़ करो।
ऐसा है। When I was studying for this, Google पे most searched term regarding the hair loss was anti hair loss shampoo. So this is very exciting and shocking as well कि anti hair loss जो shampoo है, it's just a शैम्पू marketing का gimmick. So think कोई रोल twice ही नहीं again, है, guys, before doing it. कोई रोल नहीं है। Again, coming back to the next one, this is also shampoo. Sulfate free shampoos are there. यस, वो क्या है? यस। सल्फेट फ्री शैम्पू है ना, वो भी वैसे देखें तो मार्केटिंग गिमिक से है। Okay. और सल्फेट फ्री शैम्पू की ज़रूरत किसको है कि जिसने कोई प्रोसीजर करवाया, स्ट्रेटनिंग करवाया, केराटिन करवाया और या तो हाइलाइट्स वगैरह कलर करवाया और उसको उसका इफ़ेक्ट लंबे समय तक रखना है, तो वो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करे तो ठीक है। नॉर्मल लोगों को सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सल्फेट फ्री शैम्पू से वैसे थोड़े हेयर हार्ड भी हो जाएगा, अगर आपने यूज़ किया तो फ़ील किया होगा कि नॉर्मल शैम्पू से जितना स्मूथ हेयर होगा ना, उतना सल्फेट फ्री से नहीं होगा। वो अगर आपने कुछ प्रोसीजर्स किया है और अगर उसका रिज़ल्ट आपको लंबे समय तक रखना है, जैसे केराटिन प्रोसीजर किया और 6 महीना इफ़ेक्ट रहता है यूजुअली, कई लोगों को 3 महीने में चला जाता है। सल्फेट फ्री अगर आपने यूज़ किया तो 4-6 महीना और चलेगा। अ, तो वही लोगों को सल्फेट फ्री की ज़रूरत है, बाकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि ये भी मार्केटिंग गिमिक्स है। अगर ये सल्फेट फ्री ऐसा बोल के वो लोग एडवर्टाइज़मेंट करेंगे तो लोग कुछ डिफरेंट है ऐसा करके ले लेंगे, ऐसा। राइट। इसके अलावा हमने वो भी देखा है कि कई सारे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं या तो घर में भी कई लोग बोलते हैं कि आप बेबी शैम्पू यूज़ करो इफ़ आपके हेयर लॉस ज़्यादा है, हेयर डैमेज होते हैं, तो उससे क्या कोई फ़र्क पड़ता है बेबी शैम्पू यूज़ बिल्कुल नहीं, करने से? बिल्कुल नहीं। बेबी शैम्पू का क्या है कि जैसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो 1 महीना तक हम बेबी शैम्पू यूज़ करने का बोलते हैं। ओके। क्योंकि जो फॉलिकल है वो बेबी फॉलिकल्स है, अभी उसको सेटल होना है, उसकी वजह से। बाद में हम पेशेंट को बोल देते हैं कि नहीं अब आप नॉर्मल शैम्पू पे शिफ्ट हो जाओ। तो भी कई लोग यूज़्ड टू हो गए ना, तो 3-4 महीना चालू ही रखते हैं। तो हम जब सेकंड, थर्ड फ़ॉलो-अप में आते हैं ना, तब ये टिपिकल पूछते हैं कि अब कौन-सा शैम्पू यूज़ कर रहे हो? अगर जॉनसन बेबी शैम्पू यूज़ कर रहा है तो हम उसको बंद करवाते हैं। क्योंकि जो बेबी शैम्पू है ना, उसमें एक सीबम रिमूवल की फ़ॉर्मूला ही नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें सीबम प्रोडक्शन ही नहीं होता। सीबम प्रोडक्शन जब आपका हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होगा उसके बाद सीबम प्रोडक्शन होगा। 12-15 साल पे जो हार्मोन मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बनेगा, वो सीबम प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और तब भी पिंपल्स वगैरह स्टार्ट हो गए। तो जो सीबम है ना हमारे स्काल्प में, वो क्या करता है कि कोटिंग बना देता है हेयर स्ट्रेंथ के आसपास। तो जब हम शैम्पू करते हैं वो कोटिंग क्लियर होता है, कंडीशनर करते हैं वो कोटिंग रिस्टोर होता है। तो बेबी शैम्पू में वो सीबम रिमूवल की फ़ॉर्मूला ही नहीं है। तो आपको 12-15 साल के बाद बेबी शैम्पू यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो बेबी में ही यूज़ करना है। उसको टीयर्स ना आए उसकी वजह से उसने रखा है, करेक्ट। ऐसा। तो शैम्पू की हमने बात की, तो डेली या फिर वीकली कितनी बार शैम्पू करना चाहिए? वो आपका जो हेयर टाइप से उस पे डिपेंड करता है। हेयर 3 टाइप के रहते हैं, नॉर्मल हेयर, ड्राई हेयर एंड ऑयली हेयर। देख के नहीं बता सकते आपके हेयर कौन-सी टाइप के हैं। जैसे आपने आज वॉश किया, फिर कल अगर वॉश नहीं किया, 1 दिन और गया तो आपके हेयर ऑयली होने लगेंगे। आप जैसे बाल हाथ ऐसे घुमाओगे तो हाथ में ऑयल आएगा। मैनेजेबल नहीं रहेंगे, जैसे आपको रखने से वैसे नहीं रहेंगे। तो दैट मीन्स कि आपके हेयर ऑयली है। और नॉर्मल हेयर तो ठीक है और ड्राई हेयर तो 1 वीक तक आपने वॉश नहीं किया तो भी वैसा ही लगेगा, वो ड्राई हेयर है। तो अगर नॉर्मल हेयर है तो आप एवरी सेकंड डे और थर्ड डे वॉश करो तो चलेगा। ऑयली हेयर है तो आपको डेली वॉश करना पड़ेगा, आइडियली डेली। किसी को डेली अगर नहीं अच्छा लगता है, जैसे फीमेल में लंबे हेयर है अच्छा नहीं लगता तो ऑल्टरनेट डे वॉश करो। और ड्राई हेयर है तो हफ्ते में 1 या 2 बार हेयर वॉश करोगे तो भी चलेगा। तो डेली जो हेयर वॉश करते हैं मतलब, तो उससे बाल में कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं वैसे सॉरी नहीं, नहीं। अगर रेगुलर शैम्पू से करते हैं, जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू से डेली वॉश नहीं करना है। एंटी डैंड्रफ आपको वीक में 2 ही बार यूज़ करना है, हर रोज़ नहीं करना है। तो क्योंकि एंटी डैंड्रफ शैम्पू में तो थोड़े केमिकल्स रहते हैं। नॉर्मल शैम्पू से आप डेली वॉश करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ शैम्पूज़ यूज़ करना है। यस, यस। करेक्ट। कंडीशनर की आपने बीच में बात की थी कि कंडीशनर तो वो
लाइक एवरी टाइम जब शैम्पू यूज़ करो तो कंडीशनर यूज़ करना चाहिए? आइडियली यस। नहीं, आइडियली जब भी शैम्पू करो तो कंडीशनर करना ही चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, जो सीबम का प्रोटेक्टिव लेयर है, वो शैम्पू रिमूव करेगा, तो हमको वो प्रोटेक्टिव लेयर देना पड़ेगा हेयर को। तो अगर आप डेली हेयर ऑयल लगाते हो, तो वो भी कंडीशनिंग इफ़ेक्ट देता है। तो अगर आप डेली हेयर ऑयल लगाते हो, तो कंडीशनर नहीं करोगे तो चलेगा। लेकिन हेयर ऑयल तो आजकल धीरे-धीरे बहुत कम हो गया है, और हम भी जैसे ऑयली स्किन है, तो हेयर ऑयल का मना करते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन में अगर हेयर ऑयल करोगे तो एक्ने बढ़ जाएँगे। तो उसकी जगह जब भी शैम्पू करो तो कंडीशनर करो, वो अच्छा है। उसके बाद बहुत सारे ट्रेंड्स टाइम टू टाइम इंटरनेट पे आते रहते हैं, लोग अप्लाई करते रहते हैं अलग-अलग नुस्खे बालों को अच्छे करने के लिए। थोड़े टाइम पहले हमने देखा था एग्स का ट्रेंड था, बालों में एग्स लगा देते, फिर बिकॉज़ ऑफ द स्मेल या फिर आई डोंट नो बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ इफेक्ट लोगों ने बंद कर दिया। फिर अभी व्हेन आई वाज़ रिसर्चिंग फॉर दिस पॉडकास्ट, जभी भी इंटरनेट आप सर्च करो देयर इज़ एवरीवेयर ऑनियन। अनियन। ऑनियन का जूस लगा रहे हैं अब लोग, ऑनियन का स्प्रे लगा रहे हैं बालों में और बता रहे हैं कि ऐसे बाल अच्छे होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। व्हाट इज़ द ट्रुथ? नहीं, ऑनियन का कोई रोल नहीं है। ये मार्केटिंग गिमिक्स पूरा। अभी तो मीन्स लास्ट 3-4 साल से ये ऑनियन का चल रहा है, और अभी उसका ट्रेंड लेके कुछ प्रोडक्ट्स में भी ऑनियन का वैसे इंग्रेडिएंट्स ऑनियन वो डाल रहे हैं लोग, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। और अभी अभी और एक चल रहा है, आदिवासी है, आदिवासी ऑब्वियसली इट्स कमिंग टू दैट। हाँ। लेकिन अभी-अभी अ, लास्ट 2-3 महीने से हमारे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल लगाने के बाद बहुत कम हो गए और बाल बहुत गिरने लगे, और हमें पीआरपी और जेब से इससे उसको बचाना पड़ा है, ऐसा है। राइट, करेक्ट। सो दीज़ आर ऑल मार्केटिंग और बेसिकली मीन्स है। एक एग्स की हमने बात की थी, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया तो एग्स आर सेफ और नॉट? एग्स वैसे कई लोग क्या एग्स लगाते हैं बाल में, वो जस्ट स्मूथ करने के लिए। उसका जो प्रोटीन है वो स्मूथ करेगा हेयर ऑफ स्ट्रक्चर को। तो मतलब जस्ट लाइक हाँ, जस्ट लाइक कंडीशनर लगा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। लॉन्ग है, वो है, द स्मेल। टॉलरेट द स्मेल, देन एट देम, यस। राइट, करेक्ट। तो सर हेयर ऑयलिंग मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग डे टू डे लाइफ में? जैसा आपने बोला कि ऑयली हेयर है फिर भी हेयर ऑयल लगाते हैं तो ड्यू टू द डबल लेयर ऑफ ऑयल यू कैन गेट एक्नेस और पिंपल्स और वो सब का प्रॉब्लम आता है। तो सिमिलरली और क्या हेयर ऑयलिंग मिस्टेक्स डे टू डे लाइफ में मोस्ट ऑफ द पीपल करता है? हेयर ऑयल में बोला ना कि हेयर ऑयल का और कोई एडवांटेज नहीं है। हेयर ऑयल 2 ही का पर्पस देती है, एक तो कंडीशनिंग इफ़ेक्ट देता है, और दूसरा थोड़ा हेयर ऑयल लगा के मसाज करो तो वो थोड़ा सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। तो वो 2 फ़ायदे की वजह से हम लोग हफ्ते में 1 या 2 बार, ड्राई हेयर या नॉर्मल हेयर है तो लगाने का बोलते हैं। जैसे अगले दिन लगाया, दूसरे दिन वॉश कर लो, या तो शैम्पू करने से 1 या 2 घंटे पहले हेयर ऑयल लगाओ, थोड़ा मसाज-वसाज करो, बाकी वॉश कर लो, तो भी चलता है। हेयर ऑयल का कांसेप्ट है ना, वो इंडिया में मीन्स एशियन कंट्रीज़ में ही है। करेक्ट। यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएसए में हेयर ऑयल का कोई कांसेप्ट नहीं है। हमारे पास मम्मी बच्चे को ले आती है कि ये देखो, ये हेयर ऑयल नहीं लगाता है ना, तो बाल व्हाइट होने लगे, थोड़े झड़ने लगे। तो हम उसको बताते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में तो किसी ने हेयर ऑयल किया ही नहीं है, तो उन लोगों के बाल व्हाइट हो गए और झड़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। ऐसा है। तो क्यों फिर इतने सालों से मतलब ये हेयर ऑयल चल रहा है? क्योंकि मैं एक सिमिलर पॉडकास्ट देख रहा था उसमें भी डॉक्टर्स ने यही बोला था कि हेयर ऑयल यस करेक्ट कि एंशिएंट हिंदुइज्म में और एंशिएंट हिस्ट्री से चलता आ रहा है एशियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। बट दे सेड ऑल्सो द सेम थिंग कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेयर ऑयल का ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि दे आर बेटर इन डूइंग और मैनेजिंग योर हेयर्स। यस। करेक्ट। राइट, ओके। कमिंग टू दी ट्रीटमेंट्स जो आपने पहले अभी बीच में बताया पीआरपी ट्रीटमेंट जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट होती है, वेरी शॉर्टली क्या होता है और क्यों करवाते हैं लोग एंड इज इट सेफ और नॉट? ओके, पीआरपी का फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। उसमें हम पेशेंट्स का ब्लड लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करते हैं। तो प्लाज्मा में पूरा प्लेटलेट्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, और प्लेटलेट्स के अंदर खूब सारे ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं, अराउंड 25 टाइप्स के ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं। तो वो ग्रोथ फैक्टर्स को हम हेयर फॉलिकल में यूज़ करते हैं। तो जैसे प्लाज्मा लिया, इधर उसको
पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उसमें से प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है, वो हम अलग निकाल लेते हैं। फिर या तो हम उसको इंजेक्ट करते हैं, या तो हम रोलर से उसको हेयर फॉलिकल के अंदर उसको इंजेस्ट करते हैं। तो पीआरपी एकदम सेफ है, क्योंकि वो पेशेंट का ओन ब्लड ही है, दूसरा बाहर का कुछ भी नहीं है। तो सबसे सेफेस्ट चीज़ है वो पीआरपी है, और उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस है, जैसे हेयर फॉल प्रिवेंशन, हेयर ग्रोथ, डेंसिटी इम्प्रूवमेंट, प्रिवेंशन ऑफ ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, सब में पीआरपी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा। और एक ट्रीटमेंट है जो बहुत ही फेमस है, मिनोक्सिडिल और फिनास्ट्राइड। यस यस, ये क्या होता है? ये जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है ना, जो जेंट्स में जो टाल आती है, मतलब जो बीच में से हाफ साइड पे है, पीछे से नहीं जाते और बीच में से जाते हैं, वो उसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। तो उसके लिए एफडीए अप्रूवल अभी तक दो ही चीज़ का है, एक फिनास्ट्राइड टेबलेट है और दूसरा मिनोक्सिडिल लोशन है। ये एकदम प्रूवन फॉर्मूला है कि जो आपके हेयर फॉल प्रिवेंट भी करेगी, हेयर ग्रोथ भी बढ़ाएगी। आ, तो लेकिन उसमें क्या है कि आजकल बहुत मिथ्स है उसमें। मिनोक्सिल का एक मिथ ये है कि जब भी आप बंद करोगे तो और डबल जोर से जाएगा। तो वो लोग वो डर से चालू नहीं करते कि जब मैं नहीं लगाऊंगा तो पूरे चले जाए, एकदम टकला हो जाऊंगा, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप मिनोक्सिल नहीं लगाया तो भी आपके बाल जाने ही वाले थे। करेक्ट। मिनोक्सिल लगाया तो आपके प्रिवेंट हो गए, जब तक आपने मिनोक्सिल लगाया तब तक नहीं गए। लेकिन जब आप मिनोक्सिल छोड़ दोगे तो जाने का स्टेज है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जो पुराना स्टेज है मतलब वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि और डबल स्पीड से जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो एक मिनोक्सिल का मीथ है, वो पूरा इंटरनेट पे अभी फैला हुआ है। और दूसरा फिनास्ट्राइड टेबलेट है ना, वो डीएचटी ब्लॉकर है। जो जेनेटिकली बाल्डनेस आती है ना, वो डीएचटी की वजह से आती है, कि आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो हेयर फॉलिकल के अंदर डीएचटी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा, और डीएचटी है वो हेयर फॉलिकल का थिनिंग करेगा। तो फिनास्ट्राइड है वो डीएचटी ब्लॉकर है। तो फिनास्ट्राइड आपके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल में कोई डिफरेंस नहीं करती, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का जो यहाँ पे इफेक्ट है ना, उसको ही प्रिवेंट करती है। तो वो भी प्रूवन फॉर्मूला है, वो भी लंबे समय तक ले सकते हो। लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट्स है, डिक्रीज़ लिबिडो, मीन्स सेक्सुअल डिज़ायर कम होता है। वो सब में नहीं होता, 1 to 3% केसेस में होता है। तो उस डर से लोग नहीं लेते जल्दी। अदरवाइज़ बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, और उसका एक जब आप चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हो, तब 3 महीने पहले हम स्टॉप करवा देते हैं। वो भी एक ध्यान रखना पड़ता है। तो हम सबसे पहले वो स्टार्ट नहीं करते। हमारा जब फ़ॉर्मूला रहता है ना, जब पेशेंट आता है तो एकदम सेफ साइड से हम शुरू करते हैं, क्योंकि उसको लंबे समय तक प्रिवेंट करना है हमें। तो मिनोक्सिल लोशन से स्टार्ट करेंगे, फिर विटामिन्स देंगे, फिर ओरल मिनोक्सिल टेबलेट का अच्छा रोल है, फिर सब प्रोसीजर्स करेंगे। अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो फिनास्ट्राइड लेके, और लास्ट में ट्रांसप्लांट आता है। ऐसा। तो मतलब मिनोक्सिडिल का कोई वैसे कोई नहीं, मिनोक्सिल हाँ, लगाने का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, एकदम सेफ। करेक्ट। लोगों को ये कब पता चलेगा कि अभी मेरी जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स है या फिर घरेलू उपाय है वो सब अभी वो बंद हो गए हैं, मेरे बाल जो लॉस है मेरे हाथ से चला गया है, एंड नाउ ओनली हेयर ट्रांसप्लांट इज द ऑप्शन? ओके, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हम हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स अभी आजकल इंटरनेट पे चल रहा है ना, कि हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट सॉल्यूशन है, और कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो लोगों को परमानेंट ही चाहिए, जो भी है। तो सब लड़के आके ट्रांसप्लांट करना है, ऐसा ही बोलते हैं। तो हम हर रोज़ कई लोगों को मना करते हैं कि अभी आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हमने एक पूरा अच्छा फ़ॉर्मूला बनाया हुआ है। जैसे आप ऊपर से देखो, तो आपको हेयर दिखेंगे और स्काल्प दिखेगा। तो जब भी आपके हेयर ज़्यादा दिखते हैं, स्काल्प नहीं दिखता, तो उसका मतलब है ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। जब 50-50 है, 50% स्काल्प भी दिखता है, 50% हेयर दिखता है, तो उसमें अगर आपको हेयरलाइन रिकंस्ट्रक्शन करना है, या तो थोड़ा कम डेंसिटी में करना है, तो वो कर सकते हैं। और जब हेयर ही कम दिखते हैं और स्काल्प ज़्यादा दिखता है, तब ट्रांसप्लांट का आप आइडियल कैंडिडेट हो। तब ट्रांसप्लांट के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। पर कोई जैसे मीडिया फील्ड में है, एक्टर एक्ट्रेसेस है, या फिर इन जनरल किसी को, जैसे आपने बोला कि आपके पास रविंद्र जडेजा आए थे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, या फिर ऐसा कोई प्रोफेशन है आपका कि यू नीड फुल ग्रोथ ऑफ हेयर,
तो मतलब थोड़ा अगर 20% भी हेयर लॉस है तभी भी क्या वो लोग कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट? इज इट सेफ? जैसे सलमान खान का आप अगर देखो, तो उसके बीच वाले जो पिक्चर्स है, उसमें आपको दिखेगा कि उस हेयरलाइन पूरा रिसीड हो गया था। ये एम शेप के बहुत पीछे चले गए थे। तब उसने जाके दुबई जाके आगे ट्रांसप्लांट करवाया था, सिर्फ आगे ट्रांसप्लांट करवाया था। क्या? तो और पीछे के बाल थे। तो जैसे ऐसा कोई फील्ड वाला है, या उसकी प्रोफेशनल नीड है, तो वो लोग करवा सकते हैं, हेयरलाइन रिकंस्ट्रक्ट कर लो। फिर अभी उसने दूसरा भी किया, तीसरे पीछे वो पैच पहन रहा है अभी, ओके, ऐसा है। राइट। मतलब इज इट सेफ इवन इफ यू आर लूजिंग 10-20% ऑफ योर हेयर और ये कर रहे हो तो हाँ, हाँ। वो ज़्यादा हेयर लॉस बाकी के हेयर है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा? नेचुरल हेयर बढ़ेगा, नहीं करेगा वो। राइट, करेक्ट। और दो चीज़ और है बिफोर वी मूव इनटू द फुल टॉपिक ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर बोटॉक्स और हेयर स्पा, ये क्या होता है इंडिविजुअल? ओके, हाँ। बोटॉक्स है ना, वो जैसे केराटिनाइजेशन जैसा ही प्रोसेस है। नाम थोड़ा डिफरेंट है, थोड़े केमिकल्स थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उसका मेन पर्पस वही है कि एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन लेयर प्रोवाइड करता है, और वो प्रोटेक्टिव प्रोटीन लेयर लंबे समय तक रहता है। तो उस हिसाब से आपके बाल मैनेजेबल रहता है। स्पा सेफ है, स्पा भी सेफ है, स्पा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पा में सिर्फ मसाज होता है, थोड़ा केमिकल्स मीन्स वो लगा के थोड़ा हीट वगैरह देते हैं, तो वो सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो हेयर स्पा होता है इज इट फॉर लिटरली हेयर और वो स्कल्प के लिए होता है? नहीं, हेयर के लिए होता है। हेयर के लिए होता है और कैसे है प्रॉब्लम के लिए मोस्टली लोग करवाने नहीं, स्मूथनिंग के पर्पस के लिए जाते हैं लोग, स्मूथ बाल चाहिए ना, उसके लिए जाते हैं। जस्ट नॉर्मल गुड क्वालिटी ऑफ हेयर क्वालिटी, करेक्ट, राइट। तो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हेयर ट्रांसप्लांट, एक हेयर केयर रूटीन फॉर एवरी इंडिविजुअल क्या होना चाहिए डेली लाइफ में? ओके, ओके, यस, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल स्किन केयर रूटीन भी बहुत ट्रेंडी है, वैसे ही हेयर केयर रूटीन भी एकदम ट्रेंडी है। मीन्स आपको शैम्पू, नॉर्मल शैम्पू यूज़ करना है, जिसमें क्लिनिक प्लस, पैंटीन, सनसिल्क, डव, ट्रेसेमी, लॉरियल सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल शैम्पू में ही गिनती करते हैं हम लोग। उससे हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद कंडीशनर करना है। कंडीशनर जब भी हेयर वॉश करो, कंडीशनर करना है। हफ्ते में एक बार आपको डीप कंडीशनिंग मास्क भी लगाना है। तो डीप कंडीशनिंग मास्क जैसे कंडीशनर किया, शैम्पू आप रेगुलर जैसे शैम्पू किया वैसे करते हो। कंडीशनर आपको स्काल्प से थोड़ा दूर रखना है, 2-3 इंचेस दूर रख के लगाना है। वो स्काल्प के रूट्स में नहीं लगाना है। शैम्पू आप रूट्स में लगा सकते हो, लेकिन कंडीशनर थोड़ा दूर रख के लगाना है और पूरी लेंथ पे लगाना है। और कंडीशनर तो आपने 5 या 10 मिनट्स रख के वॉश कर लिया। तो मतलब लड़कों को कंडीशनर लगाना ही नहीं चाहिए? नहीं, नहीं, लड़कों को लगाना है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं रखना है। जैसे फीमेल है, वो तो 5-7 मिनट्स, 10 मिनट्स रखती है, तो लड़कों को तो शैम्पू लगा के, कंडीशनर लगा के तुरंत धो डालो, क्योंकि लड़कों में लेंथ होती नहीं है, तो उसमें वो पॉसिबल नहीं है। और हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग मास्क लगाना है, और डीप कंडीशनिंग मास्क लगा के 15-20 मिनट रख के फिर वॉश कर लेना है। वो क्या होता है? वो वन टाइप ऑफ कंडीशनर ही है, लेकिन वो क्या डीप जाके एक उसका एक्शन है ना, वो डीप लेयर तक रहता है, तो वो सेपरेट प्रोडक्ट्स आता है, डीप कंडीशनिंग मास्क। घर पे मतलब हाँ, कर सकते आई गेस फीमेल्स हैं। को आई डोंट नो पता होगा कि नहीं, हाँ, लड़कों को बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। नहीं सब लोग, लेकिन फीमेल्स को सबको पता होगा। हाँ एग्जैक्टली, चल, बोले लड़के भी कर सकते हैं ये। लड़के भी कर सकते हैं। जिसके लंबे हेयर है उसको ज़रूरत है, छोटे हेयर वालों को ज़रूरत नहीं है डीप कंडीशनिंग मास्क की। फिर जैसे वॉश करके आओ, फिर थोड़े ड्राई अप कर लो हेयर, उसके बाद सीरम लगाओ। तो सीरम है ना, वो भी वन टाइप ऑफ कंडीशनर ही है, लेकिन जो हम बाथरूम में लगाते हैं वो लीव ऑन, जो सीरम लगाते हैं ना, वो लीव ऑन कंडीशनर है, कि उसको हम वॉश नहीं करते, उसको हम रखते ही है, तो वो लीव ऑन है। और जो बाथरूम में लगा के वॉश कर लेते हो, वो लीव ऑफ कंडीशनर है। दोनों सेम ही है, दोनों कंडीशनर ही है? दोनों कंडीशनर ही है। और जैसे आप लड़कों में कंडीशनर नहीं लगाना है, तो वो लोग सीरम लगा सकते हैं। दोनों करना है तो भी चलेगा, दोनों करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दोनों में से एक भी करोगे तो भी चलेगा। और हफ्ते में 1 या 2 बार हेयर ऑयल करके मसाज करो थोड़ा, वो बस एक पूरा स्किन केयर मीन्स हेयर केयर रूटीन आपका सेट हो रहेगा। हाँ। आपने जो सीरम की बात की उसमें मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि सीरम जो आफ्टर वॉश करते हैं तो
उसकी भी क्या टू डू लिस्ट है कि वॉश करने से कुछ टाइम के बाद लगाओ, स्कल्प में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? सीरम की क्या डूज़ और डोंट्स है? हम जैसे स्किन में मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ना, ऐसे ही सीरम का हेयर पे रोल है। जो मॉइस्चराइज़र आप नहाने के बाद आओ तुरंत लगाना है। अगर 10-15 मिनट के बाद लगाया तो मॉइस्चर पूरा इवापोरेट हो जाएगा। तो मॉइस्चराइज़र का वर्क क्या है कि वो मॉइस्चर को एनट्रैप करेगा, अंदर रखेगा स्किन के अंदर। वो एक पूरा लेयर कर देगा और मॉइस्चर अंदर रखेगा। वैसे ही सीरम अगर नहाने के बाद तुरंत लगाओ तो ही उसका रोल है। आप 15-20-25 मिनट के बाद लगाओ, जब पूरे ड्राई हो गए उसके बाद लगाओ तो उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। सीरम का काम ये है कि मॉइस्चर को हेयर के शाफ्ट के अंदर रिटेन करेगा। मतलब थोड़ा तो डैम्प हेयर में लगाना है, हाँ, हाँ, थोड़े गीले बाल में लगाना चाहिए, करेक्ट। ऐसा। गीले बालों से और एक पॉइंट आई कैन रिकॉल कि जब भी आप नहा के हेयर वॉश करके फिर बाहर आते हो, तो शुड यू टैप योर हेयर और शुड यू लाइक जंगली की तरह लोग ऐसे रब करते हैं बालों को? उसे भी आई गेस हेयर लॉस होता होगा। हाँ, हाँ। जिनको एन्ड्रोजेनिक एलोपेशिया है, थोड़े बहुत बाल बचे, उसको ऐसा नहीं करना है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उसके बहुत अच्छे बाल होते हैं, वो कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिसकी सब ट्रीटमेंट चल रही है, जिसको बाल को बचा के रखना है, वो ऐसे नहीं कर उसको ऐसा नहीं करना है। राइट, करेक्ट। ओके, ये हो गई पूरी हेयर लॉस की बात। अभी आफ्टर ऑल द एफर्ट्स बाल नहीं बचते, तो एज यू सेड हेयर ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स दैट टॉपिक, बहुत बेसिक एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की सिस्टम क्या होती है और कैसे वर्क करती है, वेरी बेसिक। फिर वी विल टैप ऑन ईच टॉपिक। राइट, राइट। उसमें क्या है कि अ, जब पेशेंट मेल पैटर्न बाल्डनेस का पेशेंट आता है ना, तो हम लोग वो देखते हैं कि वो कौन से ग्रेड में है। उसके 1 टू 7 तक के ग्रेड्स रहते हैं। जैसे ग्रेड 1 में थोड़ा हेयरलाइन रिसेशन स्टार्ट होगा, फिर ग्रेड 3 में थोड़ा क्राउन एरिया में थिनिंग होना स्टार्ट होगा, तो ग्रेड 7 में ये पूरा चला जाएगा। लेकिन ग्रेड 7 का पर्सन भी देखो ना तो उसको साइड में और पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में वहाँ से नहीं जाएंगे कभी भी, क्योंकि हॉर्मोन्स की ये बाल पे असर आती है, ये बाल पे असर नहीं आती। उसका रीज़न ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है ना, तब पूरा जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, तब पहले स्कल बनता है। स्कल के बाद वो स्किन का कवरिंग आता है। तो स्किन का कवरिंग यहाँ से ये आगे से आएगा, यहाँ से पीछे से आएगा। तो दोनों का जो ओरिजिन है ना, यहाँ से आगे आएगा वो एक्टोडर्म में से आएगा, पीछे से आएगा वो एंडोडर्म में से आएगा। तो उस वजह से ये आगे वाला है वो उसके ऊपर हॉर्मोन्स की इफ़ेक्ट रहती है। पीछे वाला है उसके ऊपर हॉर्मोन्स की इफ़ेक्ट नहीं रहती कभी भी। तो वो पूरा सेफ ज़ोन है। उसके ऊपर हॉर्मोन्स इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, तो हम यहाँ से उसको यहाँ शिफ्ट करें, तो भी वो गिरेगा नहीं कभी भी। जैसे हम कोई अफ्रीकन है, उसको अमेरिका में शिफ्ट कर दें, तो ब्लैक ही रहेगा, वो गोरा नहीं हो जाएगा। सेम प्रिंसिपल अगर हम यहाँ ये फॉलिकल को यहाँ शिफ्ट करें, तो यहाँ के फॉलिकल गिर जाते हैं हॉर्मोन्स की असर से, लेकिन ये गिरेगा नहीं, तो वो सेफ रहेगा। तो उसी हिसाब से ट्रांसप्लांट पूरा परमानेंट रहता है और यही प्रिंसिपल है कि ट्रांसप्लांट इतना पॉपुलर हुआ है। वाओ, दैट वाज रियली वेल एक्सप्लेन्ड। सो आपने जैसे बताया कि इधर से हेयर लेते हैं, पर फॉर एन एग्जांपल किसी का पूरा रिमूव हो गया है, पूरा बाल्डनेस आ गई है, तो उसका क्या हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है? नहीं हो सकता है। जितना पीछे से मिलेगा हम हमारा फर्स्ट चॉइस ये ऑक्सीपिटल रीजन रहता है, ओके। यहाँ से यहाँ तक का पूरा। फिर सेकंड चॉइस बियर्ड रहता है, थर्ड चॉइस चेस्ट के हेयर रहता है, फोर्थ वन प्यूबिक रीजन। तो काफ़ी सारे बाल्स बॉडी में है, यूज़ कर लेंगे, लेकिन भर देंगे पूरा। राइट, करेक्ट। अ, जो हेयर ट्रांसप्लांट का आपने बताया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसको मिथ्स भी लगता होगा, इससे डर भी लगता होगा, तो वो सभी टॉपिक्स में मैं एक के बाद एक टैप करना चाहूँगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जभी भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है, तो इज़ इट अ पेनफुल प्रोसीजर? ये भी एक बहुत मिथ है। अगर आप जैसे मैं बोलूँ ना, इंडिया में ट्रांसप्लांट 2 ही लोग कर सकते हैं। फर्स्ट वन डर्मेटोलॉजिस्ट एंड सेकंड प्लास्टिक सर्जन। ये 2 ही एनएमसी ने ये 2 स्पेशलिटी को अलाउ किया है ट्रांसप्लांट करने के लिए। लेकिन अभी आजकल तो इवन होम्योपैथिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी करने लगे हैं ट्रांसप्लांट। तो उसको उसके जो
मेडिकल साइंस से उसमें ट्रांसप्लांट कभी सिखाया नहीं गया है। तो कोई अगर ट्रेन पर्सन ट्रांसप्लांट करेगा और कोई नया डॉक्टर ट्रांसप्लांट करेगा, तो उसमें फ़र्क तो पड़ेगा ही। जैसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम नोज़ ब्लॉक करते हैं। 2-3 इंजेक्शन आगे दिया, 2-3 पीछे दिया, पूरा ब्लॉक हो गया। तो उसके बाद पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होगा। और अगर किसी को पता नहीं है कहाँ से कोई कौन-सी नोक कहाँ जा रही है और वो ट्रांसप्लांट करेगा, तो पेशेंट का पूरा एक्सपीरियंस पेनफुल रहेगा। तो आप कहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाते हो ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें भी स्पेशली आपने जब भी बोला कि जो पीछे का बालों का एरिया वहाँ से फॉलिकल पिक करके इंजेक्ट हो गया है, तो जो पिक किया हुआ फॉलिकल है उसका रीग्रोथ होता है या दैट इज़ परमानेंटली लॉस्ट? पिक किया है वो, हाँ, उसमें हमने रूट के साथ ही ले लिया है, ओके, तो वो अब वहाँ पे ग्रो नहीं होगा। ओके, ओके। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे 4 फॉलिकल है, तो उसमें से 1 ही उठाते हैं, हुँ, तो 3 फॉलिकल तो बाकी रहेंगे। तो वो उसको ऐसा हमें फ़ील नहीं होगा कि यहाँ से कम हो गए बाल। ओके। जैसे हम पूरा ग्रेड 7 इतना ही बचा हुआ है, लेकिन उसमें से 5000 फॉलिकल एक ही सिटिंग में निकाल लेते हैं, तो भी उसका पीछे का ग्रोथ ऐसा ही लगेगा आपको। और 1 साल के बाद सेकंड सिटिंग भी कर सकते हैं, उसमें 1000-1500 ग्राफ्ट और हम निकाल सकते हैं, तो भी पीछे का ग्रोथ कम नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे इतने बाल है, एक्सेसिव ग्रोथ है वो हम आगे यूज़ करते हैं। ओके। अच्छा। जो आपने ग्राफ्ट बोला कि इतने ग्राफ्ट इंजेक्ट करते हैं, तो उसका कोई मेज़रमेंट रहता है क्या कि कोई एक्स-वाई-ज़ेड पेशेंट आपके पास आता है, तो इसमें इतने ग्राफ्ट हुए, उसका क्या साइंस है ग्राफ्ट का? हम आगे जो ग्राफ्टिंग करते हैं ना, उसमें आइडियल डेंसिटी पर स्क्वायर सेंटीमीटर 50 ग्राफ्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर वो होनी चाहिए। ओके। तो हम कितना एरिया भरना है, हुँ, उसका हम मेज़रमेंट कर लेते हैं हुँ, और उस हिसाब से हम कितनी डेंसिटी रखना है। हुँ, और उसमें ये भी है कि यहाँ पे क्या है कि अ, डोनर वर्सेस रेसिपिएंट रेशियो है ना, वो अल्टर्ड है। ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन डोनर सप्लाई कम है। तो हमें उसमें हमारे पास इतने ग्राफ्ट ही है, उसमें से हमें पूरा खेल खेलना है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि आगे थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं, पीछे जैसे जाओ तो थोड़ा और डेंसिटी कम करते हैं, क्राउन में थोड़ा और डेंसिटी कम करते हैं। उस हिसाब से हम एक लुक ऐसा देते हैं कि फुल हेयर कवरेज हो गया ऐसा लगे कि कोई हमें बोलेगा कि पहले थी ऐसी डेंसिटी आ जाएगी ना, हुँ, तो हम बोलते हैं कि 80-90% हो जाएगा। भगवान के जैसा तो हम कर नहीं सकते, लेकिन कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको टाल है, वैसा हम कर देंगे, ओके। ऐसा। 100% वो डेंसिटी हाँ, वो और तो हाँ, ट्रांसप्लांट एक इल्यूज़न है। करेक्ट। बेसिकली ये एरिया में 50,000 फॉलिकल रहते हैं और हम मैक्सिमम 6-7-8,000 ही डाल सकते हैं। ओके, तो वो 6-7-8,000 फॉलिकल डाल के हमें 50,000 का लुक देना है उसको, वॉव! ऐसा है। तो आपने जैसे बोला कि पीछे के एरिया से लिमिटेड आप हेयर पिक करके फॉलिकल में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें अगर किसी के पास यहाँ और साइड के हेयर्स कम है, तो क्या मिक्स्ड हेयर यूज़ हो सकता है? जैसे कोई चेस्ट का लिया, हाँ, बियर्ड का लिया और इधर से मतलब आपको जैसे बोला कि 6 से 8000 मैक्सिमम आप कर सकते हैं। पर फॉर एन एग्ज़ाम्पल उतने इंजेक्ट करने के लिए है ही नहीं। मिक्स एंड मैच करते हैं हम लोग। सबसे पहली चॉइस ऑक्सीपिटल रीजन रहता है क्योंकि वहाँ एक ही ग्राफ में 2, 3, 4 हेयर रहता है। ओके। फिर सेकंड चॉइस बियर्ड आता है क्योंकि वहाँ एक ग्राफ में एक ही हेयर रहता है, लेकिन उसका लेंथ तो बढ़ता ही है। जैसे आप मुल्लाओं की देखोगे तो इतनी लंबी दाढ़ी होगी, हुँ, तो हेयर बियर्ड के लेंथ भी बढ़ती है, वो भी लंबे होते हैं, पीछे का भी लंबा होता है। चेस्ट और प्यूबिक रीजन वो हम थर्ड एंड फोर्थ चॉइस रखते हैं क्योंकि वो लंबे नहीं होते कभी, तो वो इतने ही बढ़ेंगे, उसके बाद ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो उसको हम फिलर की तरह रखते हैं कि बीच-बीच में अगर गैप फिल करना है तो वो लगाते हैं। इन एक्सट्रीम हाँ, केसेस। एक्सट्रीम केसेस। तो ग्राफ्ट जैसे आपने बोला कि मैक्सिमम 6 टू 8000 ग्राफ्ट जो मतलब वो वीडियोज़ देखते हैं कि पॉइंट नीडल का इंजेक्ट होता है, दैट इज़ ग्राफ्ट, राइट? ग्राफ्ट। तो ये सभी पेशेंट्स में अलग-अलग पेशेंट्स चूज़ करते हैं बिकॉज़ व्हाट आई हैव हर्ड इज़ कि इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या प्राइस है हेयर ट्रांसप्लांट का। यस, यस। तो ये पेशेंट चूज़ करता है या फिर डॉक्टर रिकमेंड करता है? नहीं, डॉक्टर रिकमेंड करेगा। देखिए, ओके, कई बार पेशेंट का बजट भी देखना पड़ता है। ओके। जैसे हम पूरा भरना चाहते हैं लेकिन पेशेंट का इतना बजट नहीं है, तो हम फिर आगे का भर देते हैं। वो लोग अगर लंबे हेयर रखे तो पीछे कवर कर सकते हैं, हुँ, हुँ। ऐसा है। बजट मतलब ये हेयर ट्रांसप्लांट का एवरेज कॉस्ट क्या रहता है? कॉस्ट, जैसे आप अगर फ्रंट का हेयरलाइन रिकंस्ट्रक्शन ही करना चाहते हो,
तो एवरेज कॉस्ट होगा 50,000 के आसपास। और अगर आपको 2/3 एरिया कवर करना है तो उसका कॉस्ट होगा एवरेज 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के आसपास ऐसा। और आपने जैसे बताया मैक्सिमम 6 to 8 thousand ग्राफ्ट्स हम डाल सकते हैं, तो व्हाट इज दैट प्राइस, मतलब टॉप प्राइस, हाई एंडर प्राइस क्या है? बेसिकली प्राइस है ना, वो सब जगह पे अलग अलग रहता है। ओके। जैसे मैं आपको बताऊँ तो मैं 40 रुपीज़ पर ग्राफ्ट ऐसे चार्ज करता हूँ। और अगर कोई जैसे कई सेंटर ऐसे कि वहाँ डॉक्टर है ही नहीं, टेक्नीशियन करते हैं, तो वो लोग 15-20 रुपीज़ में भी कर देंगे आपको। लेकिन वो वहाँ कोई डॉक्टर है ही नहीं है, तो टेक्नीशियन तो क्या देख देख के, उसने कोई साइंस पढ़ा नहीं है, तो कुछ किसी का देख देख के वो कर सकते हैं, तो वो कम प्राइस में करते हैं। और एवरेज जैसे मुंबई दिल्ली में देखो, जहाँ के टॉप क्लिनिक्स है और वो लोग सेलिब्रिटीज़ का ही ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो लोग तो 140 रुपीज़ पर ग्राफ्ट भी चार्ज करते हैं। वाओ। तो चार्जेस डिपेंड्स ऑन सिटी, डिपेंड्स ऑन कल्चर। आई गेस दिस इज मोर पॉपुलर इन एनआरआईज। यस यस, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ओके। जैसे यूएसए में आप देखो तो $10,000 पर ट्रांसप्लांट कॉस्ट है। वाओ। $10,000। तो हमारे हमसे वो 14-15 टाइम्स मोर है, तो उनको तो बहुत फ़ायदा होता है यहाँ पे। तो ट्रांसप्लांट एंड डेंटल प्रोसीजर्स, ये दोनों बहुत पॉपुलर है आजकल इंडिया में। वो लोग दो चीज़ करवाने के लिए आते हैं। आपने यूएस की बात की, उससे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे माइंड में आ रहा है। बहुत सारे लोग इंडिया से, यूएस से, इवन यूरोपियन कंट्रीज से टर्की जाता है। कि राइट राइट। बीच में सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हुआ था जहाँ पे एक बंदे ने डाला था कि जो फ्लाइट है उसमें 20 या 25% लोगों के सिर पे वो नीडल्स था, मतलब वो इंजेक्ट करके वापस आ रहे थे। आ रहे थे। सो इट इज दैट फेमस। तुर्की आजकल मेडिकल टूरिज्म ट्रांसप्लांट का बन गया है। उसका मेन रीज़न है वो कॉस्ट। और वहाँ पे काफ़ी सारे क्लिनिक्स है, वो टेक्नीशियन ही रन करते हैं। तो हम आजकल उसको ब्लैक मार्केट बोलते हैं, ब्लैक मार्केट। कि वो लोग इतना ज़्यादा ज़्यादा ग्राफ्ट निकालने के लिए यहाँ से पूरा इतना खाली कर देते हैं कि यहाँ जैसे आपको एलोपेशिया एरिएटा उंदरी हो गई ना, ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं। तो ये सब उसकी साइड इफ़ेक्ट्स है। तुर्की में क्या है कि वो लोग €2000 पूरा एक पैकेज देते हैं। होटल स्टे, यस, फिर इंग्लिश स्पीकिंग गाइड, कार देते हैं, ट्रांसप्लांट करो, 2 दिन घूमो, सब €2000 में। तो उस वजह से बहुत पॉपुलर हो गया है। और वहाँ पे बहुत सारे फर्जी क्लिनिक है, और वहाँ पे सब टेक्नीशियन करते हैं। तो क्या होता है, एक पूरा हॉल होता है, 12-15 बेड्स डाल दिए, जैसे सैलून में होता है उस तरह से। कोई स्टेराइल एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं रहता है। और सब लोग वहाँ पे सब एक-एक टेबल पे एक-एक बंदा कर रहा है ट्रांसप्लांट, ऐसा है। तो वहाँ अभी हमारे जो एसोसिएशन है ना, उसमें ये ब्लैक मार्केट और उसके सामने बहुत सारे हम एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसप्लांट का फ्यूचर बिगाड़ देगा। क्योंकि ये इतने सारे कॉम्प्लिकेशन करेगा, तो लोगों के माइंड में फिर यही आएगा कि ये अच्छा, इससे ये कॉम्प्लिकेशन होता है, तो लोग डरने लगेंगे। तो तुर्की में बहुत हालत बहुत ख़राब है। लोग तो ये प्राइस वॉर की वजह से जाते हैं वहाँ पे। लेकिन क्वालिटी देखो ना, तो ट्रांसप्लांट की बहुत बेकार क्वालिटी है। आपने जैसे बताया कि ये जो पार्ट है, मतलब दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, हीलिंग प्रोसेस भी उसमें फास्ट होता है। और आपने एक साइड टर्की की भी बात की, तो बहुत सारे इंडिया में लोग हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बहुत सारे लोग होंगे जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखते हैं ये प्रोसीजर की, बिकॉज जैसे आपने बोला 60-70 या इवन 1 and 1.5 लाख से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है फॉर जस्ट फॉर दी हेयरलाइन एंड ऑल। सो इंडिया का मोस्ट ऑफ दी वर्ग ऐसा है कि जो एक नहीं 10 बार सोचेंगे ये प्रोसेस करवाने से पहले, तो वो ऑफ कोर्स कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढे। ढूंढेंगे। तो मतलब जो टर्की जाता है उसको तो आपने बताया कि दैट इज़ वन ऑफ द नॉन रिकमेंडेड प्रोसीजर, पर इंडिया में ही जो प्रोसेसेस हो रहे हैं और कॉस्ट में इतना अंतर है, तो इज़ इट सेफ? कॉस्ट कम होती है तो किसकी वजह से कम होती है? क्या टाइप्स के स्कैम हो सकते हैं? अगर उस पे थोड़ा आप लाइट थ्रो करें तो। हाँ, बेसिकली एक तो ग्राफ्ट एंड हेयर,
ये दोनों में पेशेंट समझ नहीं सकता। जैसे मैं ग्राफ्ट के हिसाब से चार्ज कर रहा हूँ और हम जो ग्राफ्ट ले रहे हैं उसमें 2 हेयर्स भी होते, 3 हेयर्स भी होते, 4 भी होते, 5 भी होते हैं। फॉर ऑडियंस सिंपल टर्म्स ग्राफ्ट मींस ग्राफ्ट फॉलिकल जो आपने फॉलिकल पूरा पूरा एक, हाँ, स्किन के हाँ, साथ ले लिया ले वो। लिया वो, ओके। हाँ। तो मैंने जैसे 1000 ग्राफ्ट डाले, तो उसमें हेयर 3-3 हेयर है सब ग्राफ्ट में, तो 3000 हेयर ग्रो होगा। तो हम तो ग्राफ्ट के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, लेकिन कई लोग हेयर के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं, तो वो हेयर के हिसाब से बोलते हैं आपको। तो मैंने जैसे 1000 ग्राफ्ट डाले तो मैं ग्राफ्ट के हिसाब से चार्ज करूँगा। वो लोग अगर गिनती हेयर के हिसाब से करेंगे तो 3000 हेयर आपको गिनती करवाएंगे, तो वो लोग 3000 के भी आपके पास पैसे ले सकते हैं। तो ये भी एक स्कैम हो सकता है कि आपको पूरा देखना है कि जहाँ मैं करवा रहा हूँ वहाँ ग्राफ्ट के हिसाब से चार्ज हो रहा है ना, हेयर के हिसाब से नहीं हो रहा है, वो एक देखना है। फिर देखना है दूसरा कि कई लोग ऐसे बोलते कि 5000 6000 ग्राफ्ट डाल दिए। इसमें गिनती वैसे ओवरऑल देखे तो पॉसिबल नहीं है। जैसे हम देखते तो हम समझ जाते हैं कि ये एरिया में कितने ग्राफ्ट आ सकते हैं या तो कितना डाले हुआ है वो हम देख सकते हैं, लेकिन पेशेंट काउंट नहीं कर सकता। तो उसमें कोई भी ऐसा क्लिनिक है तो वो आपको जैसे 2500 का आपका डाला है और आपके पास से 3500-4000 का ग्राफ्ट का पेमेंट ले लिया है, वो भी एक स्कैम हो सकता है। तो ये मतलब पेशेंट कैसे ये क्रॉस चेक कर सकता है? हाँ, पेशेंट अगर क्रॉस चेक करना है तो मैंने मेरा यूट्यूब में वीडियो भी बना के रखा हुआ है। हम लोग जैसे 3 लेवल पे ग्राफ्ट काउंटिंग करते हैं। जैसे मैं पहले एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करता हूँ, तो मैं 100 की गिनती मैं करता हूँ। जैसे 100 ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए, फिर निकाले, फिर दूसरा 100 एक्सट्रैक्ट किए, निकाले। तो हम जहाँ से निकालते हैं वहाँ भी गिनती होती है। फिर हम जो ग्राफ्ट स्टोर करते हैं वहाँ भी गिनती होती है। जैसे 2 हेयर अलग किए, 3 हेयर अलग किए, 4 हेयर अलग किए, तो वो टेक्नीशियन जो हमारे साथ रहते हैं, टीम रहती है, वो लोग गिनती करते जाते हैं, तो वहाँ भी काउंटिंग होता है पूरा। और तीसरा हम लोग स्लिट बनाते हैं उसकी, तो हम स्लिट बनाते टाइम भी काउंटिंग करते हैं। जैसे मैंने 3000 ग्राफ्ट डालना है तो 3000 स्लिट मुझे बनानी पड़ेगी। स्लिट्स मतलब स्लिट्स मतलब आगे जब ग्राफ्ट को इम्प्लांट करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस बनानी पड़ती है, तो उसको हम स्लिट बोलते हैं। ओके, जो तो मतलब वो नीडलिंग होता है वो। हाँ, नीडलिंग, ओके। यस, उसको हम स्लिट बोलते हैं। तो स्लिट 3000 स्लिट बनाया तो वहाँ भी काउंटिंग होगा। तो हमारे यहाँ 3 लेवल पे काउंटिंग होता है। और ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के कोई रिलेटिव तो रह नहीं सकते, तो पेशेंट तो उल्टा सोया है तो वो तो गिनती कर नहीं सकता। तो उसके लिए एक अच्छा मेथड है कि जैसे इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पिक्चर है, वो आप एक फ़ोटो निकाल लो, उसका एक जंबो जेरोक्स बना लो और उसमें आप टिक करते जाओ, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितने ग्राफ्ट डाले हुए हैं। वो एक सिंपलेस्ट वे है। ओके, तो मतलब पेशेंट खुद हेयर खुद, ट्रांसप्लांट करने हाँ, खुद भी क्रॉस चेक कर सकता है। क्रॉस चेक कर सकता है, राइट। वो एक अच्छा व्यू है। फिर आपको वो भी देखना है, जैसे अ, हम ग्राफ्ट निकालते हैं ना, तो उसमें अगर कोई नया डॉक्टर बैठा है तो उसको पार्शियल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने एक अटेम्प्ट किया, किया ग्राफ निकालने का, और मेरा डायरेक्शन वगैरह सही नहीं है, तो मैंने निकालते टाइम ग्राफ कट हो जाएगा। तो जो कट हो जाएगा वो यहाँ भी ग्रो नहीं होगा, यहाँ भी ग्रो नहीं होगा, तो पेशेंट के लिए वो पूरा लॉस्ट ग्राफ्ट ही है। तो जो कोई नए से डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अगर 1000 ट्राई करता है तो उसमें से वो 500 ही निकालता है, 500 परमानेंट लॉस्ट हो गए। ओके। तो हमारे पास जो पूरा ये जोन है ना, वो एकदम सेफ जोन है, और वो हम तो बोलते हैं कि आपकी बैंक के जो एफडी के जैसा है, कि ये एक बार चला गया उसके बाद वापस नहीं आएगा। उसके बाद आप अभी कुछ कम पैसों में आपने कोई नए सही डॉक्टर के पास जाके करवा लिया, पूरा ग्राफ निकाल नहीं सका, और बाकी सेकंड सिटिंग में आप कितने भी चाहे रुपीस देने को तैयार हो, तो भी वो अगर आपके पास अच्छे ग्राफ्ट ही बचे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको डॉक्टर का क्वालिफिकेशन, डॉक्टर का एक्सपीरियंस, उसके जो पेशेंट्स है उसके रिजल्ट्स एक बार देख लो आप, और उसके बाद डिसीजन लो कहाँ पे करवाना है। राइट। कॉस्ट पे मत जाओ। हम जैसे ग्रे मार्केट का टीवी ले लिया, अगर नहीं चला तो हम फेंक दे के नया ले आ गए, लेकिन यहाँ पे ग्रे मार्केट में अब हम घुस गए, बाल बिगड़ गए तो बाल तो वापस नहीं आने वाले कभी भी।
ओके, इससे आई कैन थिंक ऑफ अ क्वेश्चन कि जैसे डोनर होता है, तो क्या हम्म, किसी के बाल किसी में हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है? नहीं, वो नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम मना करते हैं ना, तो पेशेंट का दूसरा क्वेश्चन वो आता है कि तो लीवर ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट तो होता है। पर इतना छोटा बाल नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि वो मोस्ट लाइफ सेविंग ऑर्गन्स है। और किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पूरी लाइफ लेनी पड़ती है, जिसकी ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट्स भी रहती है कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो वो मास्क पहन के घूमेगा, बाहर का कुछ खाएगा नहीं, बोतल भी अपनी लेके जाएगा, इन्फेक्शन कहीं पे ना लग जाए, वो उसको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रही है। तो बाल तो हम शौक से करवाते हैं, उसके लिए लाइफ टाइम कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं है। वो उसमें ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन आता है। हमारा बॉडी हमारा ही अलाउ करता है, दूसरे का कोई अलाउ नहीं करता, इसलिए। मतलब इवन जो आपने बोला प्रिकॉशनरी सर्जरी के बाद ड्रग्स ले ले तो भी हेयर तो भी ट्रांसप्लांट किसी और का पॉसिबल नहीं, नहीं है नहीं है, नहीं है पॉसिबल। करेंगे। कितना टाइम लगता है आफ्टर दी हेयर ट्रांसप्लांट हेयर ग्रोथ नॉर्मल होने में? हाँ, जैसे ट्रांसप्लांट में एक मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि उसमें 2 मेथड रहती है। एक एफयूटी और दूसरा एफयूई। एफयूटी थोड़ा ओल्ड मेथड है। एफयूटी में पूरा स्ट्रिप निकालते हैं और स्टिच से वो जॉइन कर देते हैं। स्ट्रिप में से एक-एक फॉलिकल सेपरेट करते हैं, वो इम्प्लांट करते हैं। वो पुराना टेक्निक है। लास्ट 10 ईयर से तो एफयूई बहुत पॉपुलर हो गया है। एफयूटी जैसे आउटडेटेड प्रोसीजर हो गया है। तो एफयूई में हम लोग एक-एक फॉलिकल निकालते हैं और उसको ही आगे इम्प्लांट करते हैं। तो एफयूई का एडवांटेज ये है कि कोई स्टिच नहीं लेना पड़ता, मेजर सर्जरी नहीं होता, वो एफयूटी तो मेजर सर्जरी हो जाता है, पूरा स्काल्प ओपन जो हो जाता है और उसको फिर स्टिच लेके जॉइन करना पड़ता है। स्टिच लिया तो आपको मूवमेंट में भी थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्टेड, थोड़े टाइम तो रिस्ट्रिक्टेड रहता है और स्टिच खुल गया तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एफयूई एकदम सेफ प्रोसीजर है क्योंकि उसमें हेयर फॉलिकल ही बाहर आता है, टिश्यू का कोई डैमेज नहीं है। तो आजकल एफयूई बहुत पॉपुलर है। और दूसरा कौन-सी बात कर रहे थे? हाँ, मैं टॉपिक चेंज हो गया। नहीं सेम की मतलब जो हेयर हुँ, फॉलिकल आपने लिया है तो हाँ, दूसरों दूसरे का नहीं नहीं वो हो हो सकता। सकता है, वो तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स उसके लिए लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा है। अगेन बट कमिंग बैक टू द टॉपिक मैंने ये भी पूछा था कि हेयर रीग्रोथ होने में कितना हाँ, टाइम हाँ, लगता हाँ, है? बस, बस राइट। जैसे एफयूई टेक्निक से हमने ट्रांसप्लांट किया, तो आफ्टर 2 वीक्स जो हमने फॉलिकल डाला है ना, वो एक बार गिर जाएगा, लेकिन वो बल्ब अंदर छोड़ के गिरेगा। तो 3 महीने तक आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। 3 महीने के बाद ग्रोथ स्टार्ट होगा। 4 महीना का कंप्लीट होगा तब 10% ग्रोथ लगेगा। 5 महीना कंप्लीट होगा तो 50%, 6 महीने के बाद 60% और 9 मंथ्स के बाद कंप्लीट ग्रोथ आ जाता है। तो बिटवीन 6 टू 9 मंथ्स बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आपको दिखाई देने लगता है, ऐसा है। तो जिनके मतलब थोड़े से बाल है जैसे हमने देखा मोहम्मद शामी का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो मतलब आगे के इतने से बाल थे हुँ, और साइड का और ये बीच का एरिया कवर्ड नहीं था एज हुँ। वी नो। और उसके बाद जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो ड्यूरिंग द हेयर ट्रांसप्लांट क्या वो भी बाल निकालने पड़ते हैं या फिर इट्स जस्ट द रिमेनिंग एरिया जिस पे प्रोसेस होता है ये? वैसे हमारा चॉइस तो ये रहता है कि पूरा ट्रिम करके ट्रांसप्लांट करें, ओके। क्योंकि अगर पूरा ट्रिम करके करें ना तो हमें भी काम करने में मज़ा आता है और पोस्ट प्रोसीजर केयर में पेशेंट को भी मज़ा आता है। जैसे हमने थोड़े बार रख के जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे किया, तो जब पोस्ट प्रोसीजर केयर में आप कॉम्बिंग करते वक़्त पुराने जो इम्प्लांटेड हेयर है वो भी निकल जाएगा कई बार, ऐसा चांसेस हो सकते हैं। तो एक बार पूरा ट्रिम करके करो, वो सबसे बढ़िया रिज़ल्ट देगा आपको। अगर किसी को ऐसा है कि जैसे कोई 4-5 महीने के बाद शादी वगैरह मेजर फंक्शन है और उसके चाहिए कि नहीं पूरा ट्रिम नहीं करना है, तो वो भी पॉसिबल है। आजकल एक लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर है, वो भी पॉपुलर हो रहा है। लॉन्ग हेयर में मीन्स जब एफई करते हैं ना तो वो पूरा ट्रिम करके फिर सिंपल ग्राफ्ट टिम लेते हैं। लॉन्ग हेयर में लंबा हेयर ही हम ग्राफ्ट के साथ निकालते हैं और वो इम्प्लांट करते हैं आगे। तो पेशेंट प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद बाहर आएगा तो पूरा जैसे ट्रांसप्लांट में जो 9 मंथ्स के बाद रिजल्ट आता है वैसा ही लगेगा। लेकिन वो
गिर तो जाएगा, जैसे 1 महीने के बाद जैसे रूटीन गिरता है ना, वैसे गिर जाएगा और धीरे-धीरे 3 मंथ्स के बाद ग्रोथ स्टार्ट होगा। लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि इमीडिएट पोस्ट प्रोसीजर आएगा ना, तो कैसा लगता है वो आपको फ़ील मिलेगा। तो लॉन्ग हेयर आजकल पॉपुलर हो रहा है, लेकिन वो बहुत टीडियस प्रोसीजर है, वो कॉस्टली भी ज़्यादा हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। तो लेकिन थोड़ा नया है, तो आजकल पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसकी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इतने ग्राफ्ट्स नहीं होते, फिर भी हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है स्काल्प माइक्रो पिगमेंट, कि जिसमें हम जैसे टैटू कैसे करवाते हैं बॉडी पे, वैसे ही सेम टैटू जैसे हेयर पड़ा है ऐसा ही शेप का और ऐसा ही कलर का टैटू होगा बीच में। तो जैसे हेयर डेंसिटी कम है तो हम बीच में टैटू कर देते हैं और उसकी लाइफ 3 to 5 इयर्स तक रहती है वाह। और उससे डेंसिटी एकदम बढ़िया दिखाई देने लगती है। तो वो भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है और वो भी ट्रांसप्लांट के ऐसे पेशेंट्स है कि जिसके पास डोनर एरिया कम है, तो उसमें ये टेक्निक का मर्जिंग करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट लगता है। आपने और हाँ, नो प्लीज कंटिन्यू। और दूसरा सेम फीमेल में अ, ऐसा ही एक माइक्रो ब्लेडिंग होता है। जैसे आईब्रोज आपकी बहुत घने बाल नहीं है आईब्रो में, एकदम थीन आईब्रो है, तो उसमें हम एक माइक्रो ब्लेडिंग प्रोसेस करते हैं कि जैसे हेयर पड़ा है ऐसा स्ट्रोक्स लगाते हैं हम लोग, तो उससे आईब्रो एकदम थिक डार्क दिखाई देती है और उससे पेशेंट का फेस एकदम बढ़िया दिखाई देता है। तो अभी आप देखो ना, तो 10 में से 9 हीरोइनों ने माइक्रो ब्लेडिंग प्रोसेस करवाया ही रहता है, आपको पता नहीं चलेगा। वाह। लेकिन माइक्रो ब्लेडिंग इतना पॉपुलर है आजकल कि थीन आईब्रो को एकदम थिक में कन्वर्ट कर देता है और उसकी भी लाइफ 1 से 3 साल तक की रहती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, वाह, इट्स जस्ट लाइक अ टैटू जो आपने बताया। जस्ट लाइक टैटू। वाह। तो आपने जो बाल में भी बताया कि लोग ये माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं डेंसिटी ज़्यादा बताने के लिए, जिसके पार बाल नहीं है पिक करने के लिए, डेंसिटी के लिए ग्राफ्ट्स कम होते हैं। पर लेट्स से कि जिन लोगों ने 6000 8000 ग्राफ्ट्स करवा लिए, फिर भी आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला था एपिसोड में कि वो 100% डेंसिटी आप रिकवर नहीं कर सकते, तो क्या वो लोग भी ये करवा सकते हैं? वो लोग भी करवा सकते हैं। एसएमपी है ना, वो ट्रांसप्लांट के साथ भी इतना ही पॉपुलर हो रहा है आजकल, क्योंकि वो एकदम नेचुरल रिजल्ट देता है और एकदम सेफ है पूरा। और इजी है, फिर इजी है। टॉप अप सेटिंग लेना पड़ेगा आफ्टर 3 यस, to 5 इयर्स एज यू से। यस, यस। राइट। करेक्ट। और दूसरा आजकल फीमेल में भी हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। हम लोग अभी जो हमारा रेशियो है ना, वो 10 ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें से 1 फीमेल रहती है। क्योंकि फीमेल में भी आजकल फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जेंट्स में जैसे टाल आती है उस तरह से फीमेल में भी टाल आ सकती है। जेंट्स के तो पूरे बाल चले जाएंगे, फीमेल में पूरे बाल नहीं जाएंगे, उसकी हेयरलाइन तो वैसे ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे उसको डेंसिटी कम दिखाई देने लगती है। पार्टिंग जो होता है ना, वो वाइडन होने लगता है। तो उसमें भी हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और उससे आगे ग्राफ्ट्स लगा देते हैं, तो उसका लुक बहुत चेंज हो जाता है। राइट। तो आजकल फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट भी बहुत पॉपुलर है। वाह। तो बेसिकली मतलब जब कोई हेयर ट्रांसप्लांट करता है और इफ़ दे आर वेरी मच कॉशियस अबाउट द लुक, तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जैसे वो दिखता है नीडल का प्रोसेस और वो सब, तो वो कितने टाइम में मतलब डिसअपीयर होना स्टार्ट होता है? अच्छा, हाँ, ट्रांसप्लांट के बाद अगर आप सेकंड थर्ड डे देखो तो आपको ब्लैक ब्लैक क्रस्ट जैसा दिखेगा थोड़ा। वो 1 से 2 हफ्ते में धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होता है और 2 से 3 वीक में पूरा गिर जाता है। ओके। तो 3 वीक के बाद आपको रूट ही नहीं लगेगा, ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा कि ट्रांसप्लांट किया हुआ है। तो मतलब कोई अपनी प्रोफेशनल या कोई ऐसी लाइफ में बहुत कॉशियस है अपने हेयर को लेके, या फिर दिखाना नहीं चाहता कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, तो 2 to 3 वीक्स का ब्रेक 3 वीक्स, लेके हाँ, 3 वीक्स चलना का चाहिए ब्रेक उन लोगों लेके को। चलना चाहिए। राइट, राइट, करेक्ट। पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट की हम बात कंटिन्यू करें तो उसके बाद पेशेंट को स्पेसिफिक क्या केयर करना है, जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीप, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉशिंग योर हेयर, कॉम्बिंग योर हेयर, राइट। आफ्टर आउटसाइड ऑफ द मेडिसिन, जैसे आपने बोला पेन किलर्स और वो सब तो देते ही है, वो सब पर देते पर्सनल जाते लाइफ में क्या केयर करना है? हैं। हाँ, उसमें हम जैसे 2-3 दिन तक पिलो थोड़ा 2 पिलो पे सोना है। हम्म। थोड़ा हेड एलिवेटेड पोजीशन रहेगा ना, तो सूजन वगैरह आने के चांसेस कम हो जाएंगे बहुत। ओके। हाँ, फिर सूजन भी पॉसिबल है मतलब? हाँ, 10 में से 1 लोग को आ सकता है।
हेड में। हाँ, वाह! जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं उसको चांसेस ज़्यादा है। फिर बैंडेज दूसरे दिन हम बैंडेज निकाल देते हैं, उसके बाद हमें एक एक्सरसाइज बताते हैं। तो अगर उसने वो एक्सरसाइज अच्छी तरह से किया नहीं है तो भी सूजन के चांसेस रहते हैं। लेकिन सूजन है वो बहुत कॉमन है, वो 2-3 दिन में चली जाती है, वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉमन चीज़ है। मतलब एक्सरसाइज मतलब ये कैसा होता है हेड के लिए और पाइल हाँ, मीन्स वो उसमें क्या है कि जब हम स्लिट बनाते हैं ना, तब हम स्किन को लिफ्ट करते हैं। एक लिक्विड अंदर भर के स्किन को लिफ्ट करते हैं, तो वो क्या स्लिटिंग सब बोन से दूर रहे उस हिसाब से। तो वो लिक्विड धीरे-धीरे नीचे आता है और यहाँ पे आके आईब्रोज़ पे थोड़ा अटक जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा मीन्स बोन आ गया है। तो उसके बाद वहाँ पे सूजन स्टार्ट होगी। तो हमने जो एक्सरसाइज बताया था वो लिक्विड को पीछे धकेल देने का एक एक्सरसाइज है। वाह! तो एक्सरसाइज प्रॉपरली 3-4 दिन ही करना है, एवरी 3 टू 4 आवर्स पे करना है। वो सूजन ना आए उसके लिए ये। फिर उल्टा नहीं सोना है, सीधा या साइड में सो सकता है। उल्टा सोएगा तो ग्राफ्ट निकल जाने के चांसेस रहते हैं। फिर हेयर वॉश के टाइम जैसे रब नहीं करना है, जैसे फ़ोम बनाया, स्काल्प पे लगाया, 2-3 मिनट रखा, फिर या तो शावर के नीचे खड़े रहो या तो टम्बलर से पानी निकाल के वो फ़ोम को निकाल दो। बाद में टॉवल से सिर्फ़ ऐसे छोटे बच्चे को कैसे करते हैं, टैपिंग करते हैं, उस तरह से करना है, रगड़ना नहीं है। वो एकदम रेगुलर शैम्पू की तरह 15 दिन के बाद हम उसको अलाउ करते हैं। फिर 3-4 दिन खटाई नहीं खाना है, धूप में जाए तो कैप पहन के जाना है। अपना रेगुलर कैप तीसरे दिन के बाद पहन सकता है, 3 दिन तक हम सर्जिकल कैप का बोलते हैं। ओके, 4th डे ऑनवर्ड्स हम अपना रेगुलर स्पोर्ट्स कैप भी पहन सकते हो, ऐसा है। राइट। फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट मैंने ऑब्जर्व किया है कि 20s में भी बच्चे करवाते हैं, 30s और 40s और 50 में तो कॉमन है ही। तो अकॉर्डिंग टू यू एज अ डॉक्टर, व्हाट इज़ द राइट एज फॉर हेयर ट्रांसप्लांट और व्हाट इज़ द सेफ एज फॉर हेयर सेफ एज, ट्रांसप्लांट? यस, यस, यस। आज से 5 साल पहले हमारा क्राइटेरिया था कि 25 ईयर्स से स्टार्ट करना है। अपर लिमिट तो कोई भी नहीं है। ओके। लेकिन लास्ट 5 साल में हमने देखा है कि काफ़ी सारे छोटे बच्चों को भी एकदम टाल ग्रेड 7 तक के बढ़ जाती है। तो उसको भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, 20 साल के बच्चे भी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। और मैक्सिमम हमने एक 78 इयर्स ओल्ड ईएनटी सर्जन यूके के थे, उसका भी ट्रांसप्लांट किया हुआ है और एकदम सक्सेसफुल रिजल्ट वाओ! ऐसा। ओके, सो ये तो सब ये ट्रांसप्लांट की पॉजिटिव या स्कैम्स की और वो सभी बात हो गई। पर अगर हम बात करें कि कोई एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है लाइक यू एंड अदर डॉक्टर्स इन इंडिया, उनकी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी में भी ड्यू टू एनी रीजंस कुड एनीथिंग गो रॉन्ग दैट पेशेंट शुड बी अवेयर ऑफ, या फिर आप डिस्क्लेमर फॉर्म साइन कुछ करवाएं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? उसमें ऐसा है कि मेडिकल फील्ड ऐसा है कि कोई गारंटी नहीं दे सकता। हम्म। मेरे को अगर गारंटी देना मैं चाहूँ तो भी मेरे हाथ में नहीं है वो। वो चीज़ ऐसी है कि जैसे टीचर क्लास में पढ़ाता है, तो टीचर तो एक ही सब सब 25 स्टूडेंट है, सबको एक ही पढ़ाता है। लेकिन किसी का फर्स्ट नंबर आएगा, कोई बीच में रहेगा, कोई फेल भी होगा। हम्म। तो वो पेशेंट की अपनी तासीर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई लोगों को पीछे सिर्फ ग्राफ्ट सिंगल ग्राफ्ट ही है, उसमें 2-3 मीन्स एक ग्राफ्ट में सिंगल हेयर ही है, हम्म। 2-3 हेयर नहीं है, तो उसका रिजल्ट भी थोड़ा कम आने के चांसेस है। फिर जो स्मोकिंग करता है, अल्कोहल रेगुलर लेता है, उसमें भी रिजल्ट थोड़ा कम आने के चांसेस है। फिर आपको ध्यान तो 1 वीक ही रखना है, वो भी आपने अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखा है। उसमें भी आपने पर्सपिरेशन ना हो वो ज़रा देखना है, धूप में नहीं जाना है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ना हो वो देखना है। अगर आप वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया है, तो भी ये जस्ट लाइक फार्मिंग है। हमने बीज तो रोप दिए, बाद में थोड़ा आपको भी ध्यान रखना है, पानी पाना है, आप वाटरिंग करना है, यूरिया खातर भी डालना है। जैसे हम हमारा ट्रांसप्लांट का पूरा पैकेज रहता है 9 मंथ्स का, कि जिसमें हम पीआरपी के वगैरह सेटिंग सब फ्री में ही देते हैं। तो ये वो जस्ट लाइक यूरिया खातर की तरह है कि बूस्टिंग के लिए है, राइट। ऐसा। सो जस्ट फॉर द फ्यू मिनट्स, इतनी हमने हेयर ट्रांसप्लांट की बात की, रिसेंटली हमने देखा है थोड़ा कॉमन हो गया है बियर्ड ट्रांसप्लांट।
बियर्ड यस। ट्रांसप्लांट भी आज बहुत करवा रहे हैं लोग, हाँ, हाँ। क्यों? और ये भी क्या हेयर ट्रांसप्लांट के जैसा ही होता है और इज इट एंटायरली डिफरेंट? हेयर ट्रांसप्लांट के जैसा ही होता है और बियर्ड ट्रांसप्लांट का क्रेज़ आजकल बहुत बढ़ रहा है। जैसे आप अभी बाहर जाओगे और देखोगे ना तो 10 में से 8 लोगों को बियर्ड रखते आपको दिखेगा। तो बियर्ड वाले मेन अच्छे लगते हैं, उसका भी एक रीज़न साइंटिफिक रीज़न है कि उसको हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं कि जो 1:1.67 वो रेशियो में जो भी चीज़ रहेगी ना वो एकदम ब्यूटीफुल लगेगी। तो जैसे आपने बियर्ड रखा है तो ये इसकी विड्थ 1 है, तो आपकी ये लेंथ 1.67 हो जाएगी। तो वो गोल्डन रेशियो में फिट होगा। तो गोल्डन रेशियो में जो भी फिट होता है वो एकदम ब्यूटीफुल लगता है। तो बियर्ड का क्रेज़ इसलिए बढ़ रहा है और जिसको बियर्ड अच्छी ग्रो नहीं हो रही है, वो तो बेचारा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। तो आजकल बच्चे बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाने के लिए भी बहुत आते हैं। हम लोग पहले उसको 6 महीने का ट्रायल देते हैं। 6 महीने एक मिनॉक्सिल जेल वगैरह लगाने का बोलते हैं। अगर और बाद में भी बियर्ड ग्रो नहीं हुआ तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और वो भी एकदम ईज़ी है। सिंपल हेयर ट्रांसप्लांट के जैसा ही है। बहुत ही ये जैसे आपने बोला कि कॉमन है, बहुत सारे लोग बियर्ड लगता है, तो बियर्ड ना होने की वजह से भी बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस जैसे ड्रॉप होता है कि मेरी क्यों नहीं आ रही और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो घरेलू उपाय क्या है बियर्ड ग्रो करने के लिए? बियर्ड ट्रांसप्लांट इज ऑफ कोर्स द लास्ट रिसोर्ट, पर यंगस्टर्स में क्या कर सकते हैं वो लोग? एक मीथ है कि जैसे सेव करो तो ग्रो होगे हेयर, वो टोटली मीथ है। सेविंग से ग्रोथ बढ़ता नहीं है, ऐसा ओके। है। तो घरेलू तो बियर्ड के कोई नुस्खे नहीं है। बियर्ड ऑयल क्या होता है? क्या यूज़ बियर्ड करोगे? बियर्ड ऑयल है ना वो जस्ट लाइक कंडीशनर, बियर्ड का जो आपका सॉफ्टनेस रखेगा हम्म। वही है, ग्रोथ नहीं होता बिल्कुल। तो एक ही मिनॉक्सिडिल स्प्रे आता है, उससे थोड़ा ग्रोथ के चांसेस रहते हैं। ओह! तो मतलब ये जो बियर्ड ऑयल का मार्केटिंग कर रहे हैं कि बढ़ जाएगी, मतलब दिस ऑल मार्केटिंग मार्केटिंग गिमिक्स, यस। रोलर्स वगैरह भी? रोलर का एक मीन्स उसका इफेक्ट है। रोलर है ना वो माइक्रो नीडलिंग प्रोसेस है। तो रोलर में माइक्रो नीडल्स रहती है, वो थोड़ा इंजरी प्रोड्यूस करेगा। बाद में जो हीलिंग होगा ना तब ब्लड सेल्स सब वहाँ पे आएंगे, तो उससे थोड़े ग्रोथ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। पीआरपी में भी हम वही करते हैं, ब्लड लगा के फिर रोलर लगाते हैं, तो माइक्रो नीडलिंग से ग्रोथ बढ़ता है। तो रोलर भी आजकल पॉपुलर है, ओके। लेकिन रोलर हफ्ते में 2 ही बार यूज़ करना है। कई लोग हर रोज़ रोलर लगाते हैं, तो उससे तो फाइब्रोसिस के चांसेस रहते हैं। तो हर रोज़ नहीं करना है, हफ्ते में 2 ही बार करना है। और वो भी रोलर थोड़ा स्टराइल होना चाहिए। अगर रोलर पूरा स्टराइल नहीं है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। मतलब टू यूज़ इट आफ्टर हाँ, एवरी यूजेज, हाँ, क्लीन इट। हाँ, डेटॉल से वगैरह स्पिरिट से साफ़ करके फिर यूज़ करो, हम्म। ऐसा। तो बियर्ड के लिए आपने जो प्लाज्मा थेरेपी का भी बताया, वो सिर्फ हेयर के लिए है या फिर बियर्ड में भी नहीं, प्लाज्मा थेरेपी हो बियर्ड में सकता है? भी हो सकता है। हमारे कई सारे पेशेंट्स प्लाज्मा थेरेपी से भी ग्रोथ अच्छा आ गया है, ट्रांसप्लांट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो इस टॉपिक से मैं जो अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, सो बियर्ड ग्रो या फिर थोड़ा सा भी ज़्यादा करने के लिए एक्सेप्ट द बियर्ड ट्रांसप्लांट, जो सॉल्यूशंस है वो है रोलर, एक आपने बोला प्लाज्मा मिनॉक्सिडिल थेरेपी और प्लाज्मा थेरेपी, मिनोक्सिल। मिनॉक्सिल जेल। करेक्ट, राइट। बियर्ड ग्रो करने के लिए टॉप हैक्स क्या है? आपको टाइम के साथ ही ग्रो होगा। कई बच्चे बहुत अर्ली आ जाते हैं कि मेरा ग्रो नहीं हो रहा है, तो हम उसको अभी तो 20 साल के और 25 में इससे भी ज़्यादा ग्रोथ होगा, करेक्ट। ऐसा है। तो राइट। एज के साथ ही वो ग्रो होता है, ऐसा। राइट। सो बहुत ही बढ़िया एपिसोड, थोड़ा लंबा है बट आई गेस हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लॉस और इवन बियर्ड के लिए जिन लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई गेस दिस इज इट। नॉट फॉर एवरीवन, पर उन लोगों के लिए आई गेस हमने सभी बेसिस कवर सब कुछ कर लिए हैं। लिए आप अगर कुछ डेफिनेटली। आप ऐड करना चाहें या फिर योर लास्ट एडवाइस फॉर हेयर लॉस बिफोर एंडिंग द एपिसोड? हाँ, बस एक पूरा स्लीप, अच्छा स्लीप होना चाहिए। फिर स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल अवॉइड करो। फिर जिम अगर कर रहे हो तो वे प्रोटीन मत लो, प्लांट प्रोटीन लो। और बस बाकी तो डाइट, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए, बस। अगर ये 4-5 चीज़ों का ध्यान रख लिया तो hair would mostly not be an issue for you. या Correct, right? Thank you so much. A great episode. Thank you for being here for the second time. And I guess लोगों को भी मज़ा आया होगा। कोई भी और questions हो गए, please drop down in the comment box and we can try if sir can answer those questions.
थैंक यू सर। ओके, वेलकम।